रियल नंबर चैप्टर कितनी वेटेज का आएगा, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा, हर एक चीज बताऊंगा आपको इस वीडियो में। 100% एक होता है 1000%, इतना श्योर हूं मैं। ये वाले सवाल हर पेपर में मुझे दिखे हैं। ये क्वेश्चंस आपको ना ही एनसीईआरटी में मिलेंगे, ना ही किसी सैंपल पेपर में मिलेंगे, ना ही किसी किताब में मिलेंगे। आज हम लोग मिलकर के करने वाले हैं सीबीक्यू। हेलो क्लास 10, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी बिल्कुल नई सीरीज में जिसका नाम है। इस सीरीज की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी इस सीरीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं रियल नंबर, और एक एक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले यही कहना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को यह कंप्लीट सीरीज मिल जाए। साथ ही में हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं एक बेसिक चीज की, पढ़ने क्या वाले हैं, रियल नंबर करने वाले हैं। रियल नंबर जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आता है। और साथ ही में अगर मैं इसी के साथ बात करूं कौन कौन से टॉपिक आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि आप लोगों को एमसीक्यू या फिर 2 मार्क में मिल जाती है, ठीक है। यहां पर एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों का 1 नंबर में आता है, यानी एमसीक्यू में। वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों की या तो 3 मार्क्स में आएगी या फिर केस स्टडी में आएगी। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों का एमसीक्यू में पूछा जाएगा, और बहुत कम चांसेस है कि 2 मार्क में पूछा जाए। प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी 3 मार्क्स में कंफर्म रहता है। 6 मार्क्स कंफर्म है, सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल नोटिस में ही बताया हुआ है। इस चैप्टर की वेटेज वो 6 ही रखते हैं। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स में सबसे पहले तो आप लोगों को मेरे लाल ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या हैं, ठीक है। रियल नंबर 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक तो इरैशनल नंबर होते हैं और एक रैशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर 2 पार्ट्स में बट गए, इरैशनल और रैशनल। रैशनल में आप लोगों को इंटीजर्स भी मिलते हैं, नेचुरल नंबर्स भी मिलते हैं, होल नंबर्स भी मिलते हैं। इनमें कहीं पर भी कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं होता, पॉइंट वाला, जैसे 2.5, 2.3, इस तरीके का नंबर इन तीनों में कहीं नहीं होता। डेसिमल वाले नंबर अलग से। अब डेसिमल नंबर वाले 2 तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, विच इज नॉट इन योर सिलेबस, तो उसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। इरैशनल नंबर वो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि पाई, √2, √3, इस तरीके के नंबर, ठीक है जी। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है अपन लोगों का। आगे की तरफ चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आपकी इस पूरे के पूरे चैप्टर की। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। इवन नंबर कौन से, 2, 4, 6, 8, जो 2 से डिवाइड हो जाएं। ऑड नंबर कौन से, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। प्राइम नंबर कौन से, ऐसे नंबर्स जो कि खुद से डिवाइड होंगे, अगर मैं उनका फैक्टर बोलूं तो वो खुद से डिवाइड होंगे और वो 1 से डिवाइड होंगे, यानी कि 2 फैक्टर मिल गए, 1 और इट्स सेल्फ, ठीक है। इसी के साथ यहां पर अगर कोई बोले कि एक ऐसा नंबर जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, तो एक ही नंबर होता है ऐसा जिसे जो कि है 2। कोई अगर आपसे बोले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बता दो, तो वो भी क्या होता है, 2। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाए, सिंपल, जैसे 4 है, इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1, 2 और 4, तीनों के तीनों कर सकते हैं। जैसे 6 है, इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1, 2, 3 और 6। जैसे कि लेट्स सपोज 8 है, इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, और 8 खुद अपने आप को कर सकता है, 4 हो गए। तो ऐसे नंबर जो इनके फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा नहीं मिल जाए आप लोगों को। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो होता है 4। अगर मैं आपसे बोलूं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो होता है 10। क्लियर, ठीक है जी। अब अच्छा, कोई आपसे अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे ना, 2 डिजिट प्राइम नंबर अगर स्मॉलेस्ट पूछे, तो वो होता है 11, ठीक है, याद रखना इस बात को। को प्राइम नंबर में बच्चे सोचते हैं ये ऐसे 2 नंबर जो दोनों के दोनों प्राइम हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो दिए हुए नंबर प्राइम है या नहीं है, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन दोनों के अगर आप फैक्टर्स देखोगे तो कॉमन फैक्टर जो आता है वो सिर्फ 1 आता है, यानी कि उनका एचसीएफ हर वक्त 1 ही रहता है। जैसे कि को प्राइम नंबर 8 और 9, अगर आप इसके फैक्टर देखते हैं तो यहां पर 1, 2, 4 और 8 रहता है। 9 के फैक्टर देखते हैं तो 1, 3 और 9 रहता है। इन दोनों में अगर आप कॉमन देखते हैं तो सिर्फ एक ही चीज मिल रही है, और वो होता है क्या, 1, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। बात आ गई समझ में। जैसे यहां पर देखो, ये कंपोजिट दिख रहा है, ये प्राइम दिख रहा है, तो क्या ये दोनों को प्राइम नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 1, 2 और 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 और 7 आ जाएगा। कॉमन देख लो आप लोग कितना आ रहा है, सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं अपन लोग क्या, को प्राइम नंबर। ऐसे जोड़े
जिनमें अगर आप उन नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं तो कॉमन में सिर्फ 1 मिलेगा और कुछ भी नहीं। ये स्लाइड जान है इस चैप्टर की, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अपन लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले 15 और 18 मैंने दो नंबर लिए, ठीक है। पहले समझाता हूं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है कि सबसे पहले क्या करो, फैक्टर्स लिखो। आप क्या लिखोगे, सबसे पहले फैक्टर्स लिखो आप लोग। फैक्टर 15 के 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 15 होता है, यही होता है फैक्टर। फैक्टर लिखो 18 के 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 18 होता है। अच्छा, अब जब एचसीएफ लिखा है तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो देखो फैक्टर तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और देखो कॉमन भी, देखो ये भी कॉमन है, अगर आप देखेंगे तो ये भी कॉमन है, दिख रहे हैं दोनों कॉमन। लेकिन वो क्योंकि बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा वाला कॉमन कौन सा है, 3 है। यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप लोगों के पास 3 आ जाएगा। ये होता है, दोबारा बोल रहा हूं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो नंबर दिए हैं उनके ये देखो, इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जो सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं एचसीएफ। डेफिनेशन क्लियर हुई। अब देखो एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 15 है, 15 के मल्टीपल क्या होंगे, 15 का टेबल, तो 15, 30, 45, 60, 75। देखो 15 का टेबल है, नहीं है। 18 के मल्टीपल क्या होते हैं, तो 18 का टेबल लिख दो। अब उन्होंने बोला था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल बता दिया। अब कॉमन देखो, कॉमन तो 90 भी आ रहा है, कॉमन तो 180 भी आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो आगे जाकर के 270 भी मिलेगा कॉमन, उसके आगे जाओगे 360 भी मिलेगा कॉमन। ऐसे तो यार इनफाइनाइट तक कुछ ना कुछ कॉमन मिलता रहेगा। इसलिए वो बोलते हैं लोएस्ट वाला बता दो, हाईएस्ट वाला तो कोई पता ही नहीं लगा पाता। इसीलिए वो क्या निकालते हैं, एलसीएम, यानी क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता हो जाएगा आप लोगों के पास, यहां पर 90 हो जाएगा। यानी कि यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है सर, ये लोएस्ट कॉमन ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि लोएस्ट कॉमन ही पता लगाया जा सकता है। हाईएस्ट कॉमन तो पता नहीं यार, इनफाइनाइट पे कहीं जा रहा होगा, उसको तो छोड़ दो, इसीलिए कोई देखता ही नहीं उसको। इसीलिए हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो एलसीएम हो गया क्या, जो मल्टीपल में कॉमन आता है सबसे छोटा वाला। एचसीएफ क्या हो गया, जिनके फैक्टर निकलते हैं और सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है उसे बोलते हैं एचसीएफ। क्लियर हो गई कहानी या नहीं हो गई। अब एचसीएफ के बारे में कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को, और एलसीएम के बारे में जो कि आपको यहां पता होनी चाहिए। अब बात बात पे मैं इन लोगों को रिवाइज भी करवाऊंगा, आपको ध्यान रखना। फॉर एनी टू इंटीजर्स, ए और बी आप लोगों को दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों की यहां पर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो ये इनके बीच की रिलेशनशिप है, बोलते हैं ना ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता यही कहलाता है कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू में ए इंटू बी। ये 2 नंबर के लिए ही होता है। अगर आप सोचो कि 3 नंबर के लिए भी ये होता होगा कि उनका एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 3 नंबर ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो नहीं चलेगा। सिर्फ 2 नंबर के लिए ही मेरे लाल ये पूरी की पूरी तरीके से आप लोगों के पास रहता है। ठीक है, ये हो गया रिलेशनशिप। एचसीएफ जो होता है वो फैक्टर होता है एलसीएम का, मतलब कि एचसीएफ जो है वो डिवाइड कर सकता है। एलसीएम के डिवाइड में अगर आप एचसीएफ लिखेंगे तो यहां पर कोई ना कोई जो यहां पर जो रिजल्ट में आएगा वो एक इंटीजर मिलेगा आपको, प्रॉपरली डिवाइड कर पाता है। एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, बिल्कुल सही बात है, दोनों में से कुछ भी कह लो। अगर आप मैं एचसीएफ के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को एलसीएम ही मिलता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, मतलब कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम को डिवाइड कर सकता है, पहली चीज। दूसरे नंबर पर अगर एचसीएफ के साथ मैं कुछ मल्टीप्लाई करता हूं या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूं, इंटीजर नंबर, तो मुझे एलसीएम मिल सकता है। इसीलिए बोलते हैं इसको मल्टीपल ऑफ। देखो एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ, तभी तो मल्टीपल ऑफ क्या होता है, एचसीएफ की मल्टीप्लाई जब 1 2 3 4 5 करता रहूंगा, इसी को तो बोलते हैं मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ठीक है जी। और ये डिवाइड करने पर क्या बोल रहा है कि एचसीएफ इज अ फैक्टर, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा इससे। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनना, मीनिंग ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ का मतलब क्या होता है, अभी मैंने समझाया था। मतलब कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालो, ए और बी का अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो एचसीएफ निकालने का मतलब पता है क्या होता है, मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालो जो दोनों को डिवाइड कर दे। एचसीएफ निकालने का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों को डिवाइड कर दे। एलसीएम निकालने का क्या मतलब होता है मेरे लाल, एलसीएम निकालने का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जो कि ए और बी, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि डिवाइड हो जाए ए और बी दोनों से। मतलब समझा नहीं, एक बार दोबारा देखो भाई, एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसा नंबर निकालना
जो कि इसको भी डिवाइड कर दे, जैसे कोई x मान लो तो a को भी डिवाइड कर पा रहा है, b को भी डिवाइड कर पा रहा है। अब एलसीएम कब निकालते हैं? एलसीएम निकालने का मतलब होता है एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो जिसको a भी डिवाइड कर पाए और जिसको b भी डिवाइड कर पाए। देखो कितनी अलग सी बात है, बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? यहां पर a और b डिवाइड करेगा वो HCF, यहां पर a और b जो है वो डिवाइड करेंगे उस नंबर को, तब इसका मतलब होता है एलसीएम निकालना। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर आसान शब्दों में कहूं तो दिए हुए नंबरों से छोटा नंबर होता है, जो भी नंबर दे, जैसे a और b दिया है तो HCF निकालने का मतलब है जो नंबर अब आप निकालने जा रहे हो, HCF जो निकालने जा रहे हो वो a और b दोनों से छोटा रहेगा, तभी तो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा। और एलसीएम का मतलब होता है a और b दोनों से बड़ा नंबर, तभी तो a भी डिवाइड कर देगा इसको और b भी डिवाइड कर देगा इसको। ठीक है, अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं सवाल ऐसे जो आपके बोर्ड एग्जाम में या तो आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, और ऐसे ही पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। अब से स्टार्ट कर रहा हूं सवालों का सिलसिला। आ जाओ भाई लोग, सभी लोग। सबसे पहला सवाल दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ये दिया गया सवाल है, कहते हैं कि पी और क्यू जो दोनों के दोनों हैं वो प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? पी का फैक्टर एक तो 1 है और एक पी है, और क्यू दे रखा है इसका भी फैक्टर एक 1 है और क्यू है। उन दोनों का HCF पूछ रहे हैं, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? सिर्फ 1 ही तो आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है। तो ओनली 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 आ गया। इसके बाद अगला, लेट पी जो है एक नंबर है वो प्राइम नंबर है, सम कर दो इसके फैक्टर्स का। भाई पी जो है अगर एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे मेरे लाल? इसके फैक्टर होगा 1 और पी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं यानी 1 प्लस पी या p प्लस 1 आ जाएगा। कहां पर दे रखा है? यहां पर दे रखा है, सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगर आप लोगों से वो ये बोलते हैं कि 144, 180 एंड 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, फिर उसमें से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये चीज भी सिखाता हूं। तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको इस तरीके का करना पड़ता है। तो पहले 2 से करके देखेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर यहां पर भी देखो 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 2 से, 3 से। इस तरीके से आपको पता चल गया कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है। तो 144 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। देखो 2 की पावर कितनी बार, 2 कितनी बार आ रहा है? 4, और 3 कितनी बार आ रहा है? 2। ठीक है, यहां पर देखो 180, तो यहां पर देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है भाई? 2 बार आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है भाई? यहां पर ये 1 आएगा, और 1 बार आ रहा है। ठीक है जी, यहां पर 9 पंजे 45, और ठीक है 192, तो यहां पर देखो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 6, और 3 की पावर कितनी बार आ जाएगी? 1 बार। अब यहां पर अगर कभी भी कोई आपसे बोल दे कि भाई आप लोग मुझे ये बताओ कि इसका HCF क्या हो जाएगा, तो HCF के लिए हमेशा याद रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ये देखो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। तो इन सब में जो कॉमन है वो एक तो 2 है और एक 3 है। और जब कहीं भी HCF निकालो तो कॉमन वाले निकाल लिए। देखो मैंने क्या लिखा है? कॉमन विद लोएस्ट पावर। कॉमन निकाल लिए, लोएस्ट पावर। 2 की लोएस्ट पावर देखो कितनी है? 2 दे रखी है। 3 की लोएस्ट पावर देखो कितनी है? 1 दे रखी है। यानी कि ये तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 यानी कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है सर। अब इसके बाद एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है सारी वैरायटी लिख दो, जितने भी वैरायटीज हैं सारी लिख दो। वैरायटी के नाम पर आपको 2 भी मिल रहा है यहाँ पर, 3 भी मिल रहा है यहाँ पर, और 5 भी मिल रहा है विद देयर हाईएस्ट पावर। मतलब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 6। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 1। अब आप इन सभी को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यानी ये कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो अब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा वही क्या हो जाएगा? आपका LCM। आई बात समझ में? दोबारा बता रहा हूं, HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर निकालने हैं, फिर उनके पावर लगानी है कौन सी? लोएस्ट वाली। उल्टा करना होता है, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो इसमें लोएस्ट पावर लगाते हैं, और ये क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो इसमें हाईएस्ट पावर लगाते हैं, ऑल वेराइटी लिख करके। चलिए यहां तक की कहानी क्लियर है। अब मैं आगे की तरफ लेकर के चलता हूं आप सभी लोगों को। अगला सवाल आप लोगों को ये दे रखा है, एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड कंपोजिट एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 10। एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 × में 5 आ गया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। तो यहां पर देखो 2 × 2 लिख दिया, 2 की पावर 2 हो गया। एलसीएम, अब जब अपन लोग एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम का मतलब क्या हो जाता है? अपन लोगों को क्या करना है? देखो वैरायटी 2 और 5 दोनों दे रखा है। अब 2 की हाईएस्ट पावर लिखेंगे 2, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, यानी कि 4 × 2 में 5, यानी आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 20 आ जाएगा। यानी कि ये आ गया, सेकंड है इसका आंसर।
डन है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे अपन सभी लोग, ऐसे ही धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। अगला सवाल बिल्कुल सेम है। आप लोगों को एक तो ए दे दिया, एक बी दे दिया, एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम में वैरायटी लिख देते हैं, वैरायटी लिख दी, पी और क्यू है, दो ही तो आ रहे हैं, इसमें पी क्यू है, इसमें ही पी क्यू है। अब क्या करो, पी की हाईएस्ट पावर 3, क्यू की हाईएस्ट पावर 2, कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये देख लो, सी में, थर्ड में आ रहा है। हो गई कहानी खत्म। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। अब देखते हैं जरा एक और बहुत ही तन्नाता हुआ, ऐसा सवाल कई बार रिपीट हुआ है, ऐसा सवाल सेम पैटर्न पर। एचसीएफ इसका और इसका निकालो और उसको एक्सप्रेस कर दो इसमें, ऐसे में एन की वैल्यू बता दो। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना देखो काम बहुत सिंपल है। ऐसा एक्सप्रेशन लिख करके डराने की कोशिश करता है। जब भी कोई डराने की कोशिश करे तुरंत उसकी तरफ मुड़ करके आंखें चौड़ी करके जाओ उसके पास। तो जरा देखो 85 को जब आप करोगे तो 5 के टेबल से करोगे फिर 17 आ जाएगा। यानी कि आप 85 को क्या लिख सकते हो, आप 85 को लिख सकते हो 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। 153 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 इंटू में 17 की पावर 1। एचसीएफ क्या हो जाता है भाई, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो 17 विद लोएस्ट पावर 1 दे रखी है। तो यानी कि एचसीएफ 17 निकल गया अपना। और ये एचसीएफ को उन्होंने क्या बोला है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं इसके बराबर में लिख सकता हूं इसको 17। अब माइनस का 153 वहां पर जाएगा तो 85 यानी कि 117 प्लस में 153। अगर आप इसमें 17 जोड़ देते हैं तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, यहां पर 85n बराबर में 170 आ जाएगा। और n इज इक्वल्स टू में 170 अपॉन में 85 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो n की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिल गई, यहां पर 2 मिल गई। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। यानी कि यहां पर n की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अभी आगे भी बताऊंगा किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। इस सेशन से बाहर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कुछ नहीं पूछा जाएगा। और हां, मैं आप लोगों को इस सेशन में ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके साथ जो पूरी की पूरी ये पीडीएफ दूंगा, ये पूरी की पूरी पीडीएफ कर लेना, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो एचसीएफ पीक्यूआर एलसीएम पीक्यूआर क्या ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये पूछा गया 2025 में। तो ध्यान रखना ऐसे सवाल जरूर करने, ये ट्रू नहीं होता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। इसमें एलसीएम और एचसीएफ आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करता हूं आप सभी लोगों से छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम के लिए। मैंने ये बात आप लोगों को पहले ही बता दी थी, तो मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सवाल देखो कैसे आ सकते हैं। 2019 में सवाल पूछा गया था, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। ध्यान से सुनना भाई मेरी प्यारी बहन, ध्यान से सुनना। एक ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल बाय बोथ, इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। मतलब यार एक ऐसा नंबर जो 360 भी उसको डिवाइड कर पाए, 657 भी उसको डिवाइड कर पाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर इन दोनों से क्या होगा, बड़ा। वो नंबर इन दोनों से क्या होगा, बड़ा, क्योंकि 306 भी उसे डिवाइड कर पा रहा है, 657 भी उसे डिवाइड कर पा रहा है, तो बड़ा नंबर होगा। और जब कभी भी ध्यान से देख लो, दिए हुए नंबर से अगर डिवाइड करेंगे x को तो एलसीएम निकालना है। दिए हुए नंबरों से देख लो, दिए हुए नंबरों से डिवाइड कर रहा हूं ना x को, तो इसका मतलब यहां पर क्या निकालना है भाई, एलसीएम। किसका एलसीएम निकाल देना है आप लोगों को, दोबारा लिख देता हूं, एलसीएम यानी कि 306 का और 657 का। क्या लिख रहा हूं मैं, ये 306 और 657 इन दोनों का ही क्या निकाल देना है भाई, एलसीएम। समझ में आई बात। और बिल्कुल इसी पैटर्न पर एक और सवाल पूछा जाता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर बता दो विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर दे इसको भी और इसको भी, और लिविंग रिमाइंडर 1 और 2, मतलब रिस्पेक्टिवली। यानी कि 85 को डिवाइड करेगा तो एक रिमाइंडर छोड़ेगा और 72 को डिवाइड करेगा। ऐसा कौन सा नंबर होगा। तो देखो वो नंबर निकालने के लिए पहली बात, एक ऐसा नंबर जो डिवाइड करेगा तो नीचे की तरफ आएगा ना। अब देखो 85 रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, इसका मतलब ये 85 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। जब 85 में से 1 जाएगा तो ये 84 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। यानी कि 72 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, बट 70 अपॉन में x जब लिखा रहेगा, क्योंकि 2 रिमाइंडर यहां बच रहा था ना, तो ये इसको डिवाइड कर देगा। तो अब एक ऐसा नंबर जो कि 80 को भी डिवाइड कर पा रहा है, जो कि 84 और 70 को भी डिवाइड कर पा रहा है, तो नीचे है ना,
इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा मैं, तो छोटा हूं ना मैं, और अगर मैं छोटा हूं तो मैं क्या हूं, तो मैं HCF हूं। और जब 306 भी मुझे डिवाइड करेगा और 657 भी मुझे डिवाइड करेगा, मैं बड़ा हूं, यानी कि मैं LCM हूं। समझे कि नहीं समझे? तो LCM और HCF ऐसे निकालना है आप लोगों को। ओके, डन हो गई यहां तक की कहानी। अब आगे की तरफ और आ जाओ, और आगे की तरफ आ जाओ। अब बात करता हूं आप सभी लोगों से मैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या रिलेशनशिप है? HCF और LCM की रिलेशनशिप है A इंटू बी। दो नंबर है A और B, उनका HCF और उनका LCM अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बराबर आ जाता है A और B के मल्टीप्लाई के। अब यहां पर क्या होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। सवाल देते हैं कि LCM इतना दे रखा है, HCF इतना दे रखा है, इनमें से एक नंबर 30 दे रखा है, तो दूसरा नंबर निकालो। ऐसा सवाल कई बार पूछा गया है, मैं कह रहा हूं मल्टीपल टाइम्स, यहां लिख लो मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। ऐसा सवाल मैं अब कह रहा हूं बहुत प्यारा है बोर्ड्स का। तो जरा देखो, अगर ये जो दे रखा है इसको मैं A मान लेता हूं, तो LCM 180 है, HCF 6 है, एक नंबर 30 है, B ही तो निकालना है। रिलेशनशिप क्या होती है? LCM इंटू में HCF इज इक्वल्स टू में A इंटू में B। तो LCM कितना है 60, HCF कितना है 6, 30 इंटू में B। अब देखना जरा यहाँ पे, इस जीरो से ये वाला जीरो चला जाएगा, इसके यहाँ पे जाएगा 2 आ जाएगा, 18 दूनी कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी कि जो दूसरा नंबर निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? 36 निकल करके आ गया। अगर एक नंबर 30 है तो दूसरा नंबर भी कितना निकल करके आ गया आप लोगों के पास? 36। दैट्स इट, बात खत्म। समझे? चलो जी, इससे लगे हुए मैंने और भी सवाल यहां पर लगाए हुए हैं, वो आप देख लेंगे। इसके बाद आती है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? यहां से दो तरीके के सवाल बनेंगे, याद रखना हमेशा, दो तरीके के सवाल। फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं और यूनिक होता है। जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया 6, ठीक है, तो अगर मैंने ये लिख दिया, अब कोई और कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता यहां पर। आप बोलोगे सर मैं तो ये लिख दूंगा, अरे तो बात तो यही पड़ गई यार। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अब 5 भी आ जाए 7 आ जाए, कभी नहीं हो सकता। हर एक कंपोजिट नंबर का अपने आप में एक यूनिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर होता है, हर एक नंबर का, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में एक अलग नंबर है ना। दैट्स द रीजन, यही रीजन है इसके पीछे का। समझे? अब जरा सुनो, सवाल क्या आता है? सवाल आता है कि 6 की पावर n, आप ये बताओ कि एंड होगा जीरो से। वो ये पूछते हैं 12 की पावर n एंड होगा क्या? वो पूछते हैं 8 की पावर n एंड होगा क्या? 4 की पावर n एंड होगा क्या? मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, 2023 में तो पूछा गया है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स रहा है, दीक्षा में भी दे रखा है, सैंपल पेपर में भी है ये वाला सवाल। देखो जरा, कभी भी अगर 6 लिखा है तो 6 का मतलब क्या है? 2 इंटू 3। 12 लिखा है तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। 8 लिखा है तो 2 की पावर 3। 4 लिखा है तो 2 की पावर 2। लेकिन अगर आपको किसी भी नंबर की पावर में सॉल्व करते हो, जब अगर 0 चाहिए तो याद रखना उस नंबर में 2 फैक्टर होने जरूरी हैं, 2 और 5, और यहां दोनों का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 2 के होने से काम चल जाएगा या 5 के होने से काम चल जाएगा, वो 2 और 5 दोनों चाहिए। क्या यहां पर 2 और 5 दोनों दिख रहे हैं? नहीं। 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 और यही रीजन है कि फैक्टराइजेशन ऑफ 6 में आपको 5 एज अ फैक्टर नहीं दिख रहा, फैक्टराइजेशन ऑफ 12 में 5 एज अ फैक्टर नहीं दिख रहा, फैक्टर ऑफ 8 में 5 एज अ फैक्टर नहीं दिख रहा, फैक्टर 4 में 5 एज अ फैक्टर नहीं दिख रहा। दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर नॉट एंड विद 0। दैट्स इट। समझे? समझे कि नहीं समझे? यही एक रीजन है बस। आगे की तरफ चलते हैं। इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाता है कि ये कंपोजिट है या नहीं है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं मेरे लाल, जब कभी भी दिए हुए नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएं, वो कंपोजिट नंबर है। दैट्स इट, और कोई मतलब ही नहीं है उसका। अच्छा, तो फिर ये बताना ये है क्या? देखो जरा, अगर ये आपको दे रखा है तो यहां पे 7 इंटू में 11 इंटू में 13 दे रखा है, प्लस में 13 दे रखा है, तो मैंने क्या करा, इसमें से और इसमें से 13 को बाहर निकाल दिया। तो यहां कितना बचा? 7 इंटू में 11, एक मिनट, 7 इंटू में कितना बचेगा यहां पर? पता नहीं, अब ये 11 आ जाएगा यहां पर, क्योंकि मैंने 13 तो बाहर ही निकाल दिया। प्लस में कितना आ जाएगा यहां पर? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, यहां पर आ जाएगा 77 प्लस में 1, यानी कि 13 इंटू में कितना आ जाएगा? 78।
अब अगर आप लोग इसे नोटिस करें तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा, 78 से भी हो जाएगा। अब आप लोग देखो ये मोर देन 2 आ गए या नहीं आ गए, और मोर देन 2 होते ही ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर, समझ में आ गई। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। ठीक है जी। अब इसके साथ अपन लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। अब मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं वर्ड प्रॉब्लम। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, इस वाले टॉपिक के बाद इरैशनैलिटी, वो भी सिखा दूंगा पूरा, एकदम ऐसा दिखाऊंगा आप लोगों को, मजा आ जाएगा। अब देखिएगा, पॉइंट्स टू बी नोटेड। सबसे पहले पॉइंट्स नोट करके रखना। अगर दिए हुए नंबरों से कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना है मेरे लाल, सिर्फ इस एक बात को याद रखना, कभी अगर गलत हो जाए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके चले जाना। ज्यादा जोश आ गया। देखो भाई, तो अगर आप लोगों को दिया जाए कभी भी दिए हुए नंबरों से अगर बड़ा नंबर निकालना है, दिए हुए नंबर से बड़ा नंबर निकालना है, तो एलसीएम चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। उन नंबरों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में नंबर दिए हैं उन नंबरों से अगर बड़ा नंबर फाइंड करना है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, और अगर दिए हुए नंबरों से छोटा नंबर चाहिए तो एचसीएफ चाहिए होगा। मतलब क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए गए हैं, बस ये देखो, जैसे एक क्वेश्चन में दिए हुए नंबर है, अब इनसे बड़ा नंबर निकालना है, फाइंड करना है, तो ये एलसीएम है। अगर इनसे छोटा नंबर फाइंड करना है तो एचसीएफ है। क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि इन द मॉर्निंग 3 पर्सन, 3 लोग हैं, कुछ नहीं, बावले हैं, घूमने निकल चले हैं। ठीक है, 3 दोस्त। अब यहां पर देखिए, एक का जो स्टेप है वो 40 सेंटीमीटर का, एक का 42 सेंटीमीटर का, एक का 45 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं वो मिनिमम डिस्टेंस कितना चलेंगे दैट शुड ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, दोनों सबके सब सेम डिस्टेंस कवर करें। मतलब कहने का ये है कि अगर ये तीनों के तीनों यहां, अगर इनका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और तीनों के तीनों चलते हैं, देखो इसका 40 सेंटीमीटर का है तो अगला कदम भी 40 सेंटीमीटर का होगा, अगला कदम भी 40 सेंटीमीटर, अगला भी 40 सेंटीमीटर, अगला भी 40 सेंटीमीटर, ऐसे ही चलेगा। इसका 42, फिर 42, फिर 42, फिर 45, 45, 45, ऐसे चलेगा। यानी कि अब मुझे डिस्टेंस कवर करना है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक कदम या 2 कदम। भाई देखो ये 40 के, देखो ये वाला जो पर्सन 1 है ये 40 के मल्टीपल पे चलेगा। पहले कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 40 सेंटीमीटर। फिर अब यहां तक कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। अब यहां तक कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। अब यहां तक 140 सेंटीमीटर। यानी कि नंबर तो बढ़ रहा है गुरु। 42, तो 42, जब मेरा एक स्टेप 42 का है तो जब मैं अगला स्टेप भी लिख लूंगा, कर दूंगा, चल दूंगा, तो 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक और स्टेप चल दूंगा तो 126 सेंटीमीटर हो जाएगा। बढ़ रहा है ना डिस्टेंस, यानी कि बड़ा नंबर चाहिए। क्या चाहिए अपने को, बड़ा नंबर चाहिए। दैट्स द रीजन। इसका मतलब अपन लोगों को निकालना पड़ेगा यहां पर क्या, बोलो बोलो भाई, एलसीएम। यस, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं भाई लोग, एलसीएम के लिए आप लोगों को निकालना पड़ता है एक चीज। एलसीएम के लिए आपको सारी वैरायटी देखनी है। 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है और 7 भी दे रखा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब नोटिस करेंगे। नोटिस क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे। नोटिस करना है आप सभी लोगों को कि यहां पर देखो, आप लोगों को क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। तो हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 3 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 1 है। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 1 है। यानी कि यहां पर हो जाएगा 8 पंजे 40, 9 इंटू में 7 हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यहाँ पे 63 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाता है, मेरे ख्याल से ये आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस चलने के बाद ये सभी के सभी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे कि तीनों के तीनों वहीं पर खड़े होंगे। अरे तुम यहीं आ गए, शुरू में तो मिले थे, ये वही वाला सीन हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? इस तरीके से यानी कि अपन लोगों को एलसीएम निकालना होता है। इसके सिमिलर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। अब अपन लोग करने जा रहे हैं वो सवाल जिसके पीछे हर एक बच्चा दीवाना है, तो इस दीवानेपन को भी अपन लोग यहां पर दूर कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, ये वाला क्वेश्चन रिपीट 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 कई बार होता रहा है, √3 वाला हो चाहे √2 वाला हो। मैं आप लोगों को यहां पर मैंने एक पैटर्न दे रखा है, ठीक है, लेकिन उस पैटर्न का अभी कोई मोल नहीं है। मैं डायरेक्टली समझाता हूं सवाल को सॉल्व कैसे करना होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। चाहे √2 दे रखा हो, √3 दे रखा हो, √5 दे रखा हो, करने का एक ही तरीका है।
बस मैं √3 वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप लोगों के पास जो भी आएगा आपको उसी के हिसाब से करना है। जरा देखो कैसे करना है, बिल्कुल जो लिखा है यही फॉलो करना। क्या लिखा है, लेट √3 इज रैशनल नंबर। पहले हम मान लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्योंकि हम इसमें यूज करते हैं तो हम मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। उसके बाद देयरफॉर √3 इज इक्वल टू p/q हो जाएगा, ठीक है। और हम ये बोलेंगे p and q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके अंदर जो HCF हो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो वो सिर्फ 1 हो, यानी कि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है 1 के अलावा। याद रखना यही इसका तोड़ है, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि अब आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो p² आ जाएगा। इसी के साथ अब मैं q² को यहां भेज दूंगा, 3 को यहां नीचे भेज दिया तो p²/3। देखिए ये तो एक इंटीजर है, तो इसका मतलब p² को डिवाइड कर रहा हूं अगर 3 से तो इंटीजर आ रहा है। बोलो यस और नो, इंटीजर आ रहा है, यानी कि p² डिवाइड हो जाएगा 3 से। और ये थ्योरम आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि इफ प्राइम नंबर डिवाइड्स p, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर डिवाइड कर देता है p के स्क्वायर को तो वो डिवाइड कर पाएगा p को भी। इसका मतलब जो 3 है वो p को भी डिवाइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर p जो है, अगर 3 जो है वो p को डिवाइड कर पाएगा, इसका मतलब p मल्टीपल ऑफ 3 रहा होगा। समझे कि नहीं समझे, p क्या रहा होगा, मल्टीपल, तभी तो मैं डिवाइड कर पाऊंगा ना, अगर इसमें 3 होगा तभी तो मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। 3c आ जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया, p की जगह पे 3c लिख दिया। अब 3c का स्क्वायर करोगे क्योंकि यहाँ पे p का भी स्क्वायर हो रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, नीचे कितना चल रहा था 3, फिर 3 के टेबल से इसे कट करूंगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी q² में 3c² आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने यहाँ करके लिख दिया, अब मैं 3 को यहाँ भेज देता हूँ तो q² डिवाइड बाई 3, यानी कि अब देखो ये भी क्या है, एक इंटीजर है, ये भी क्या है भाई, एक इंटीजर है। इससे पता चल रहा है कि जो 3 है वो q² को भी डिवाइड कर पा रहा है। अगेन इफ प्राइम नंबर डिवाइड्स q² तो इसका मतलब वो q को भी डिवाइड कर पाएगा। इसका मतलब q भी छुपा रुस्तम था, वो भी क्या था, मल्टीपल ऑफ 3 था, यानी कि 3D निकाल दिया हमने यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये 2 हो गई, ये वाली इक्वेशन क्या थी 1। दोनों इक्वेशन से हमें पता चला कि p भी मल्टीपल ऑफ 3 है और q भी मल्टीपल ऑफ 3 है। और अपन लोगों ने स्टार्टिंग में क्या माना था कि ये क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या था, इनमें HCF सिर्फ 1 था, लेकिन यहां तो पता चल रहा है कि ये दोनों तो गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ झाला है यहाँ पे। तो यहां से पता चला p and q have 3 as common factor, but this contradict the fact that p and q are co-prime. Hence, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √3 is a rational number. So, we conclude that √3 is irrational number. पिछले 30 बोर्ड एग्जाम के पेपर को एनालाइज किया है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों मिक्स हैं इसमें, 15 बेसिक के 15 स्टैंडर्ड के। ये वाले सवाल हर पेपर में मुझे दिखे हैं, मतलब पेपर ऐसा कोई मिला ही नहीं जो ये वाले सवाल ना हो उसमें। √5 को इररेशनल प्रूफ करना, √2 को इररेशनल प्रूफ करना, √3 को इररेशनल प्रूफ करना, और इसके अलावा इस तरीके का सवाल 1/1 में √5 को इररेशनल प्रूफ करना, और इस तरीके का सवाल। अगर आप लोगों ने ये वाले सवाल कर लिए, इनका सॉल्यूशन मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, करना कैसे है, करने का तरीका बताऊंगा, ताकि आप लोगों को यह पता चल सके सिर्फ क्वेश्चन पता होने से कुछ नहीं होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका सही नहीं हुआ तो मैं बता दूं आपके नंबर वैसे भी नहीं आने वाले, तुम्हें सिर्फ पता चल जाएगा ये वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन भाई साहब मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा सारा का सारा काम कर दूंगा इस वीडियो से, तुम्हें बता भी तो रहा हूं कौन से क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें यह भी बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सिर्फ आप लोगों को 4 बातों को दिमाग में डालना पड़ेगा। अगर आपको इसको सॉल्व करना है या किसी भी सवाल को सॉल्व करना है, इस टॉपिक के जो मैंने 6 सवाल दिखाए हैं, इन 6 को सॉल्व करने के लिए इन 4 बातों का पता कर लो। सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले है कि मैं अगर कभी ये लिखूं, ध्यान से सुनना, बहुत तसल्ली से 4 पॉइंट बता रहा हूं, मैं अगर कभी भी लिखूं p/q को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब ये होता है दो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 आ रहा है। मैंने क्या बोला, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सर एग्जांपल के बता दो मुझे, जैसे 8 और 9, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, ना 2 है ना 3 है। भाई देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है पर ये नहीं हो रहा, ये 2 से हो रहा है पर ये नहीं हो रहा, ये 4 से हो रहा है पर ये नहीं हो रहा, ठीक है। अब और कोई एग्जांपल दे सकते हो सर? अरे यार 4 ले लो और 9 ले लो, अब भी नहीं हो रहा। तो इस ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। और मैं जो यहां पे p और q ले रहा हूं, ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। पहली बात आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि को प्राइम का मतलब क्या होता है।
ठीक है, मैंने यही लिखा हुआ है, पी एंड क्यू हैव ओनली कॉमन फैक्टर 1। अगर कभी भी जिंदगी में पी स्क्वायर अपॉन में 3 लिखा मिल जाए और यहां पर भी क्यू स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब ये समझ जाना, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, इंटीजर। जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, इंटीजर ही आ रहा है। तो ये इंटीजर कैसे आ पा रहा है, जब 3 जो है पी स्क्वायर को पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रहा होगा। यस नो, बोलो, लिखो कमेंट सेक्शन में यस नो। यस। तो इसका मतलब अगर पी स्क्वायर को 3 जो है वो डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है, इसका मतलब बस ये समझ लेना, अगर मैंने पी स्क्वायर के अपॉन में 3 लिख दिया तो इसका मतलब, और यहां पे क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब 3 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है। अब एक थ्योरम है 1.2, क्या मैंने बोला, एक थ्योरम है 1.2, अपनी एनसीईआरटी वो खोल करके देख सकते हो, उसमें 1.2 थ्योरम दे रखी है। और थ्योरम ये कहते हैं कि अगर एक प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है, ये प्राइम नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक प्राइम नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो वो प्राइम नंबर पी को भी डिवाइड करेगा। मतलब कहने का क्या है सर, मतलब कहने का यह है कि अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये इसके बराबर है, इसका मतलब यह है कि जो पी स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो पा रहा है, और अगर ये हो पाएगा तो इसका मतलब पी जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 3 लिख दूं तो वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 लिख दूं क्योंकि 2, 3, 5, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। समझ में आई बात या नहीं आई? पहले मैंने बोला को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोनों में 2 नंबर दे रखे हैं, उन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है, इसका मतलब वो को प्राइम है। दूसरे नंबर में मैंने क्या बोला कि अगर यहां पर पी स्क्वायर अपॉन में 3 दे रखा और यहां पर भी कोई इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो सकता है। अगर यहां पे 2 लिखा होता तब भी यहां पे केवल क्यू स्क्वायर आ रहा होता, इसका मतलब ये हो जाता कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर हो गई कहानी? अब सुनो, पी, अगर मैंने बोल दिया पी जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मैंने क्या बोल दिया, अगर पी जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो आप उसे 3 इंटू में कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया 3 इज मल्टीपल ऑफ पी इज मल्टीपल ऑफ 3, तो पी को आप लिख सकते हो 3c, 3d, 3m, कुछ भी कर दो, लेकिन 3 जरूर लिखना, क्योंकि इस 3 से क्या पता चल रहा है कि पी जो है अपना वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर मुझे लिखना होता मल्टीपल ऑफ 2 तो मैं यहां पे लिख देता 2c, अगर मुझे लिखना होता मल्टीपल ऑफ 5 तो मैं लिख देता 5c। समझे? अब यहां पर समझो एक और बात, बहुत जरूरी बात है कि अगर p अपॉन क्यू रैशनल नंबर दे रखा है, अब मैं इसमें कुछ भी कर लूं, मैं इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट कर दूं, डिवाइड कर दूं कुछ, या फिर 2p माइनस क्यू अपॉन में क्यू लिख दूं तो ये भी रैशनल है, ऐसे कर दूं ये भी रैशनल है। मतलब कोई सी भी फॉर्म देख लो, अगर p अपॉन क्यू रैशनल है तो ऐसी कोई भी फॉर्म बन जाए, हमेशा ये क्या रहेगा, रैशनल ही रहेगा। पांचों के पांचों पॉइंट समझ में आ गए? अब आप लोग पूरी तरीके से लाली लिपस्टिक लगा करके तैयार हो मेरे लाल बाल, मेरे लड्डू गोपाल, कि कैसे प्रूव करना है आपको। तब पूछ कुछ भी ले, √2, √3, √5 कुछ भी पूछ ले, और अपॉन वाला भी पूछ ले, मैं तब भी बता रहा हूं सब कुछ करना सिर्फ एक ही मेथड से जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मान लेना है, जैसे मैं √3 के लिए कर रहा हूं उसको, √3 में सबसे पहले मान लेना है लेट √3 इज रैशनल नंबर। हमने पहले मान लिया, ये बात तो आप सब लोगों को पता है। फिर वहां पर लिखना है देयरफॉर का मतलब क्या है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, √3 इज इक्वल्स टू में, इस वजह से √3 इज इक्वल्स टू में p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। समझ में आती है आपको अब तो बात? अब तो आप होशियार हो चुके हो, आपको तो मैंने पहले ही होशियार बना दिया था। तो √3 इज इक्वल्स टू में p अपॉन q लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है सर जी। अब मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बोला मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लिखना है मेरे लाल, लिखना है, अगर लिखेगा नहीं ना तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? ओके, स्क्वायरिंग कर दी भाई, √3 का स्क्वायर कर दिया, p अपॉन q का स्क्वायर कर दिया। √3 का स्क्वायर 3 आता है, p का भी स्क्वायर हो जाएगा, q का भी हो जाएगा, इतना आ जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है? फोटो मत खींचियो, लिख ले। मैं बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिख ले भाई, लिख ले इसको, ठीक है? यहां तक की कहानी क्लियर है? अब कुछ इधर उधर कर देते हैं, जैसे कि मैं क्या कर देता हूं, यहां पर इधर q को भेज देता हूं तो यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है? अब यहां से देख, 3 अगर मैं इधर भेज दूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर आ गया। अब मैंने क्या लिखा है, p स्क्वायर डिवाइड बाई 3। क्या लिखा मैंने, p स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और यहां पे q स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, 3 डिवाइड्स p। कैसे? क्योंकि ये थ्योरम अभी अभी पढ़ी थी ना, देखो ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या हुआ, p स्क्वायर डिवाइड
by 3, hence p also divides by 3। बोल सकते हो नहीं बोल सकते? लिखना नहीं है ये वाली बात, मैं बताता हूं कैसे लिखना है। लिखना सिर्फ इतना ही है, तुम्हें सीधा पता होना चाहिए 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है p को। कैसे? क्योंकि हमें पता है अगर कभी भी एक प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर, इफ प्राइम नंबर डिवाइड्स p स्क्वायर, कर पा रहा है ना डिवाइड क्योंकि यहां पे इंटीजर आ रहा है, देन ऑल्सो डिवाइड p। अगर 3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब p जो है वो इसका मतलब 3 जो है वो p को भी डिवाइड कर पाएगा। यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, ठीक है। अब यानी कि देखो अब ये डिवाइड कर पा रहा है ना भाई, कोई भी चीज देखना, मैं अगर बोलूं कि 15 को ना, 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू में 5 अपॉन में कितना लिख सकता हूं? 3। इससे ही क्या भाई, 15 अगर डिवाइड हो पा रहा था 3 से, वो तभी तो हो पा रहा था जब 15 में 3 था कहीं। देखो अगर p जो है वो डिवाइड हो पा रहा है 3 से, इसका मतलब p में भी कहीं ना कहीं 3 रहा होगा, यानी कि p भी मल्टीपल ऑफ 3 रहा होगा। तो p को मैंने क्या लिख दिया? 3c, ठीक है, 3c लिख दिया। अब देखना जरा ध्यान से, ये देखो यहीं पर आ जाओ दोबारा से, देखो इधर देखो ध्यान से, सेम लिख रहा हूं, p की जगह पे क्या लिख दिया? 3c। अब 3c का स्क्वायर कर रहा हूं तो कितना आएगा? 9c स्क्वायर अपॉन में 3। 3 से अगर ये काटोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा? q इज इक्वल्स टू में 3c का स्क्वायर, यहां पर आ जाओ, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3c का स्क्वायर। अब क्या करो? अब उल्टा पुल्टा, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। अब देखो 3 यहां डिवाइड में जाएगा, q स्क्वायर डिवाइड बाय 3, q का स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 से, क्योंकि यहां पर एक कांस्टेंट आ रहा है इंटीजर। इसका मतलब अब 3 जो है वो भी डिवाइड कर रहा है किसको? q को। कैसे? इफ प्राइम नंबर डिवाइड्स q स्क्वायर, अगर एक प्राइम नंबर, देखो ये प्राइम नंबर है, डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, तो देन ऑल्सो डिवाइड q, यानी कि वो q को भी डिवाइड करेगा। तो 3 डिवाइड्स q। इसका मतलब अगर q 3 से डिवाइड हो पा रहा है, इसका मतलब q के अंदर भी कहीं ना कहीं 3 रहा होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं q इज इक्वल्स टू 3d। अब फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2, पहला रिलेशन क्या था? ये वाला p इज इक्वल्स टू 3c, दूसरा क्या था? q इज इक्वल्स टू 3d। अब यहां पर फ्रॉम 1 एंड 2 रिलेशन p एंड q हैव 3 एज कॉमन फैक्टर। इन दोनों के अंदर ही 3 जो क्या है? एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। और अगर ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट ये तो हमारा जो फैक्ट था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दैट p एंड q आर कोप्राइम नंबर। ये तो हमारा जो फैक्ट था, हम लोगों ने यही तो लिखा था, फैक्ट यही तो लिया था अपन लोगों ने कि भाई ये कोप्राइम नंबर है। इसने तो हमारे पास ये तो गलत कर दिया इसको। अब आखिरी लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 3 is rational number. वहीं से तो स्टार्ट हुआ था ये। अब so we conclude that root 3 is irrational number. सिंपल जो लिखा है मैंने as it is लिख के आ जाना। मैं कह रहा हूं आधा छोड़ो, 0.1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला। सारी की सारी लॉजिकल बात बोलिए, इसमें से कुछ भी छोड़ करके मत आना। मैं बता रहा हूं बहुत सारे लोगों का अगर तुम प्रूफ देखोगे वो ये वाली स्टेटमेंट ही उड़ा देते हैं। भाई नंबर तो कटने लाजमी है ना, फिर तो आधा नंबर उड़ेगा अगर ये लिख के नहीं आए तो। चाहे इसकी जगह पर ये 3 ही लिख देना, बट लिखना जरूर है ये। तो इसीलिए हर एक चीज मैंने जो बताई है पूरे प्रूफ के साथ बता रहा हूं, पूरे प्रूफ के साथ। अब इसके बाद आते हैं हम इस तरीके के सवाल पर। अच्छा सर ये √1/√5 वाला कैसे करोगे? ये वाला इसके लिए भी सिंपल वही करना, 1/√5 इज इक्वल्स टू में p अपॉन में q रख के वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, सेम एज इट इज हो जाएगा। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, 1/√2 में एनसीईआरटी में भी दे रखा, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। मैं तुम्हें एक नया क्वेश्चन और दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि करने कैसे हैं, लिखना कैसे है, मेनली बस ये सीखना है। मैं इसमें भी बता रहा हूं लिखना कैसे। इसको भी बहुत सारे लोग बहुत ईजिली ऐसे ही लिख करके आ जाते हैं। फ्री के नंबर है मेरे लाल, फ्री के नंबर छूट जाएंगे। देखो सिर्फ लिखने का तरीका आना चाहिए। कहते हैं कि ये इररेशनल है, प्रूफ करो। तो मैंने बोला √3, उन्होंने पहले ही बोल दिया। और ऐसे सवाल में हमेशा जो रूट में यहाँ पे लिखा √3 या √2 या √5 होगा ना, वो पहले ही दे रखा होगा कि वो इररेशनल है। ठीक है, तो कैसे करना है? पहले तो आप ये मान लो कि ये एक रैशनल नंबर है। ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी तरीका है कि आप पहले मान के चलेंगे लेट 5√3 प्लस 2/3 इज रैशनल नंबर। देयरफॉर इसलिए 5√3 प्लस में 2/3 इज इक्वल्स टू p अपॉन q। अब यहां पर आपको जरूर लिखना है p एंड q आर कोप्राइम नंबर, ये जरूर लिखते हुए चलना है। ये रैशनल है और p एंड q आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर अपन को पता है
एक एक करके। रूट वाले को इस तरफ रहने देना, पहले प्लस माइनस वाले को भेजो, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को भेजो। तो पहले प्लस माइनस वाले को भेजा, तो यहाँ पर प्लस में 2/3 था, उधर भेज दिया। अब एलसीएम लोगे, 3 यहाँ पर जाएगा, क्यू यहाँ पर जाएगा। जब ये 3 यहाँ पर जाएगा तो 3p आ गया, क्यू यहाँ पर जाएगा तो माइनस का 2q आ गया। नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो गई यानी 3q आ गया। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर नीचे जाएगा, डिवाइड में होगा, तो 5 और इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो √3 इज इक्वल्स टू में 3p माइनस में 2q अपॉन में 15q। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से एक बात समझना, इसको देख लिया, p एंड q आर इंटीजर्स, दैट्स व्हाई ये और ये दोनों के दोनों रैशनल होनी चाहिए। क्यों? अरे भाई साहब एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सिखा रहा था कि अगर कभी भी p अपॉन q रैशनल दिया हुआ है तो अब इंटीजर से ऊपर नीचे कोई भी मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो, जोड़ लो, घटा लो, कुछ भी कर लो, वो रहेगा हमेशा क्या, रैशनल। यही बात मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, देखना जरा यहां पर, यही बात मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि ये चीज जो है वो रैशनल रहेगी। अब रैशनल तो रैशनल के ही बराबर होगा ना, रैशनल कभी इरैशनल के बराबर तो हो नहीं सकता, तो ये भी रैशनल है। तो हमने ये भी बोला √3 इज रैशनल नंबर, बट ये तो गलत हो गया, दिया क्या था √3 तो इरैशनल है। फिर हम लोगों ने यहां पे लिखा बट दिस, पर ये चीज जो है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरैशनल नंबर। ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया ना, उल्टा हो गया ये तो फिर फाइनल लाइन क्या लिखनी है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ ऑफ अवर इनकरेक्ट, हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन जो की थी दैट 5√3 प्लस 2/3 इज रैशनल। हेंस यहां पर अब आप लोग लिख सकते हैं, हेंस 5√3 प्लस 2/3 इज इरैशनल नंबर। बिल्कुल इसी तरीके से एक सवाल और है जहां पर ये बोलते हैं कि √2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर जो है वो एक इरैशनल नंबर है, ये प्रूफ करके बताओ। तो अगेन बहुत सिंपल है, क्या करना, इस चीज को क्या मान लेना जी, रैशनल मान लिया, p अपॉन q के बराबर रख दिया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर करा यानी √2 का स्क्वायर करा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √3 यानी b का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। फिर 2ab, अब √2 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में सिर्फ 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, √6 और 2 यहां पे लिखा हुआ है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब ये देखिए 5 इधर की तरफ आएगा, एलसीएम ले लिया तो q यहां जाएगा, नीचे q रह गया, अब 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो ये चीज रैशनल हो गई, पर ये बराबर किसके हैं, इरैशनल के, और इरैशनल इसे दे रखा है तो वही बिल्कुल पिछले वाले सवाल जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 3 नंबर पक्के हो गए। आज हम लोग मिलकर के करने वाले हैं CBQ यानी कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको को ना ही एनसीईआरटी में मिलेंगे, ना ही किसी सैंपल पेपर में मिलेंगे, ना ही किसी किताब में मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब पढ़ाया उन्हीं कॉन्सेप्ट पे गया है पर सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इन सवालों को करना क्या जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों, सीबीएसई ने खुद इस पीडीएफ को रिलीज किया है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो इसमें से क्वेश्चंस पूछेगा। तो चलिए रियल नंबर के सीबीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो है आप लोगों के पास इरैशनल बोल रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो जा रहे हैं सही नंबर की तरफ, यानी कि वो बोल रहे हैं ये है भाई आपके पास। अच्छा सर ये वाला क्यों नहीं है, √4 तो मैं इसमें भी देख रहा हूं, ये वाला क्यों नहीं है सर, ये वाला क्यों नहीं है सर, इस पर तो बार लिखा है तो बार बार आएगा। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग मेरी बात। √5 इज अ प्योर इरैशनल नंबर। इसको आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लोग इसको कांट एक्सप्रेस इन p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। कांट एक्सप्रेस, आप इसको इसमें एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। आई बात समझ में। ये वाला जो है ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। पहली बात तो इरैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एवरीवन, एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ध्यान रहे इस बात का, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड कांट एक्सप्रेस इन p अपॉन q फॉर्म, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये वाला भी अपना आंसर नहीं होगा। √4 क्या होता है, 2। अब 2/3 आ गया, 2/3 तो p अपॉन q की फॉर्म हो गई, और p अपॉन q तो इरैशनल होता ही नहीं, तो इसीलिए ये वाला नंबर क्या हो गया, रैशनल हो गया, इरैशनल है नहीं ये वाला आखिरी वाला। यहां पर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल रहा है 2, 3, 5, 1, 7,
देखना, इसका मतलब पता है क्या हुआ, पॉइंट के बाद क्या लिखा है 23517, क्योंकि इस पे बार लगा है तो ये बार बार रिपीट होगा। ये क्या होगा भाई, बार बार रिपीट होगा। ये क्या होगा भाई, बार बार रिपीट होगा। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है। हमें क्या चाहिए होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा सिर्फ एक ही है जिसका आंसर है ए √5। एवरीवन क्लियर? अब मैं बढ़ रहा हूं हमारे अगले सवाल की तरफ। एवरीवन चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, अगले सवाल में दोबारा बोलते हैं, विच ऑफ द ऑप्शन इज इररेशनल नंबर। ऐसा कौन सा वाला ऑप्शन है जो कि इररेशनल है। ये भी बड़ा ही मतलब बढ़िया सा सवाल है। आप एक बार अगर पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस बता देता हूं। यहां पर पहला ऑप्शन अपने पास क्या है, 5√4 है। अब √4 तो अपन सब लोग जानते हैं क्या होता है भाई, 2 हो जाता है। ये तो 10 है भाई, ये तो रैशनल नंबर हो गया। ये रैशनल कहां से होगा, यानी कि पहला वाला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा वाला देखो, यहां पे √2 दिख रहा है। √2 तो इररेशनल होता है, √2 इररेशनल होता है। जो भी ऐसा सोच रहा है मुंह के बल गिरोगे भाई। देखो ये √2 तो है ही है, लेकिन 8 को कैसे लिख सकते हो आप लोग। 8 को तो आप सब लोग जानते हो ना भाई, 2 × 2 × 2, ये तो जोड़ा निकल गया। और जो जोड़ा होगा भाई वो तो सबसे किनारे में ही बैठता है, तुमको तो पता ही होगा, वो किनारे हो लेता है। होता ही नहीं होता, देखा ही नहीं देखा तुमने अगर अपने घर के आसपास, अपने स्कूल क्लास में ही देख रहे होगे तुम, तो ट्यूशन में अलग ही बैठते हो। इसी तरीके से जोड़ा जैसे ही मिला अलग हो गया, तो यानी कि √2 ये यहां से अलग हो गया, दोनों एक हो गए। इससे ये चला गया तो बचा कितना, 1/2। ये तो p/q की फॉर्म आ गई। इसका मतलब ये भी इररेशनल नहीं है। समझे कि नहीं समझे। अगला वाला 6 प्लस में √5। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे तो जवाब देने लग गए भाई। अब 6 प्लस में रूट, ये देखो ये रैशनल है और ये क्या है, प्योर इररेशनल है। और रैशनल इररेशनल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इररेशनल ही आएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा आंसर। सर ये वाला क्यों नहीं है, ये वाला क्यों नहीं है, देखो जरा डी ऑप्शन को। अंडर रूट में 66 माइनस में क्या दे रखा है, अंडर रूट 4 क्या होता है भाई, 2 हो जाएगा। तो 66 माइनस में 2 हो गया। अब 66 में से अगर 2 जाएंगे तो कितना आ गया, 64। 64 को अगर बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 8। यानी कि ये तो पूरा नंबर निकल गया। ये तो क्या हो गया भाई, रैशनल हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। इसका अपना जवाब मिल चुका है, ठीक है। रैशनल पर इररेशनल क्या हो जाता है, इररेशनल। एक सवाल अब जो लेकर के आ रहा हूं बड़ा धमाकेदार है ये तो बड़ा लल्लू सा सवाल है वैसे। क्या आप लोग जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। क्या ऐसा होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप मुझे यस और नो में बताना, अभी यस और नो में बताना असर्शन का, ठीक है। कि HCF ऑफ ABC, 3 नंबर मैंने ले लिए, उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं LCM के साथ, क्या हो जाएगा ABC, ठीक है। और ये बराबर आ जाएगा इसके। क्या ऐसा होता है मेरे भाई, मेरी बहन, क्या सच में ऐसा होता है। क्या तुमने ऐसा पढ़ा कहीं पर, क्या किसी टीचर ने तुमको पढ़ाया ऐसा। पढ़ाया तो भाई मुझे उस टीचर से मिलवाओ, ठीक है। पढ़ाया तो मैं उस टीचर से मिलना चाहता हूं, मैं उनके इन हाथों को चूमना चाहता हूं, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है फिर सर। तो देखो यहां पर LCM जब 3 नंबर का निकालते हैं तो LCM निकालने का ये फॉर्मूला होता है, HCF निकालने का ये फॉर्मूला होता है। जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है, असर्शन गलत है। और कभी भी अगर असर्शन रॉन्ग होगा, वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सी आंसर होगा, लेकिन फिर भी रीजन पढ़ लेना। रीजन में क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देम। ये देख लो बिल्कुल सही है। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से इसके बारे में, तो HCF अगर 2 नंबर की बात हो रही है तो HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स, LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू A into B। समझे। सो आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ऑप्शन क्या है भाई अपना, सी है। सबसे पहले लिखो, एक चीज लिख देना, असर्शन रॉन्ग है अपना, असर्शन क्या है अपना, रॉन्ग है, और जो रीजन है वो अपना क्या है, करेक्ट है। सबको समझ में आ गया तो सारे के सारे बच्चे लिखेंगे CLR। अब एक सवाल आ चुका है, ये थोड़ा सा आपके दिमाग के पर्दे खोलेगा, और इससे अगला वाला थोड़े से और दिमाग के घोड़े खोलेगा। ये वाला तो थोड़े दिमाग के घोड़े खोलेगा। अब इस वाले के लिए आंख बंद करो और याद करो यार, वो जो इररेशनल वाली एक्सरसाइज थी उससे पहले एक थ्योरम आती थी, 1.3 थी शायद, वहां पर वो कुछ कहता था, वहीं से रिलेटेड है ये। कह रहे हैं कि P जो है वो एक प्राइम नंबर है। P जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड करता है K² को,
जो कि डिवाइड करता है किसको, के स्क्वायर को, देन डेफिनेटली विच ऑफ द टर्म डिवाइडेड बाय पी। एक बात बताइएगा, अगर के स्क्वायर को पी डिवाइड करता है तो क्या के को पी डिवाइड कर पाएगा? ऐसी थ्योरम तुम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? सारे के सारे बच्चे, अगर एनसीईआरटी नहीं है भाग के जाओ एनसीईआरटी को खोलो, एनसीईआरटी को खोलो। अपने पहले चैप्टर में ही तुम लोगों को इर्रेशनल वाले जो इर्रेशनल जहां पे प्रूफ वाला है वहां पर आप लोगों को लिखा दिखाई देगा, वहां पर आपको दिख जाएगा कि के स्क्वायर अपॉन में पी जो दे रखा है और के अपॉन में पी जो दे रखा है आप लोगों को, अगर कोई भी नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो के को भी डिवाइड करेगा। पहली चीज तो ये लिखी हुई है। अब जब लिखी हुई है तो इसका मतलब पहला वाला तो करेक्ट हो रहा है भाई अपना। रुक जाओ अभी, रुक जाओ, उन्होंने के भी बोला है, 7K भी बोला है, रुक जाओ अभी, मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक भी जना बिल्कुल बिल्कुल यहां पे एकदम स्टक हो जाना है, ठीक है जी। यानी कि के स्क्वायर को तो डिवाइड कर गया जी, चलिए के को भी डिवाइड कर गया। अब जब ये के को डिवाइड कर गया, देखो डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। डिवाइड करने का मतलब ये होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, मीनिंग ऑफ डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जैसे 4/2 करा तो कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि एक इंटीजर आया, इसका मतलब ये डिविजिबल वाला रूल लग रहा है यहां पर। लेकिन 5/2 डिवाइड तो इससे भी हो रहा है, देखो 2.5 आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि 5 इज डिविजिबल बाय 2। क्यों? अकॉर्डिंग टू मैथ अगर आप बोलते हो कि ये डिविजिबल है तो आंसर जो है वो इंटीजर में ही आना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? सुन रहा भाई क्या बोल रहा हूं मैं? अगर तू ये कहता है कि जो 5 है वो डिविजिबल बाय 2 है तो भाई फिर पॉइंट में नहीं आना चाहिए आंसर, पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। अब आ जाओ भाई सवाल पर। तो जब कभी भी आप लोगों ने के स्क्वायर करा तो के बाय पी भी था, यानी कि ये वाली डन थी। लेकिन जब आप लोगों ने के बाय पी करा, जैसे 7K आ रहा है, इन्होंने पूछा ना यहाँ पे 7K के बारे में, तो 7K आ रहा है तो मैं 7 को साइड कर देता हूँ, के अपॉन पी करोगे इंटीजर आएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अब भी तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अबे कैसे लिख रहा हूँ मैं ये, कैसे मेरे हाथ अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। तो इसका मतलब P जो है के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, के को भी डिवाइड करेगा, 7K को भी करेगा। आ रही है बात समझ में? ओके सर क्या के क्यूब को करेगा? देखना जरा, के को भी कर रहा है, 7K को भी कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब ये बताओ क्या 7 को कर रहा है, 7K को कर रहा है, क्या के क्यूब को करेगा? जरा ध्यान से सुनो, के क्यूब में क्या आप ऐसा लिख सकते हो, के क्यूब को के इंटू में के स्क्वायर। अच्छा ये तो इसको कर ही रहा था, ये तो क्वेश्चन में दहेज में मिला, ये तो तुम्हें क्यों, उन्होंने बोला था कि जो P है वो के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी कि के स्क्वायर डिविजिबल बाय P है। तो मैंने क्या करा, के स्क्वायर डिवाइड बाय P कर दिया, तो ये डिविजिबल है तो ये इंटीजर देगा। अब इस इंटीजर की मल्टीप्लाई इस के में, के भी तो इंटीजर है, इसमें होगा तो एंड में क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। अरे सर ये भी तो ठीक है, इसका मतलब ये भी ठीक है सर। सर अब एक चीज और आ गई, एक चीज और आ गई सर। अब ये ना बस यहां पर ना ये प्लस का ही है, इन्होंने के बाय 2 भी बोल दिया। देखो यहाँ पे 7K भी है, 7K भी है, के क्यूब भी है, के बाय 2 होगा क्या, बताओ जरा, क्या के बाय 2 होगा? के बाय 2 नहीं होगा, के बाय 2 नहीं होगा। यही तो कैच है पूरे सवाल का भाई मेरे, यही तो कैच है पूरे सवाल का। एवरीवन अलर्ट हो जाओ, जिन्होंने भी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है वो शेयर कर दो और उनसे बोलो कि भाई तू कहां बैठा है, ये वाले सवाल क्यों नहीं कर रहा सॉल्व। जरा ध्यान से सुनो, जब आपको पता चला कि के अपॉन 2 वाले को चेक करना है तो मैंने पता क्या करा, मैंने बोला कि के अपॉन पी तो हो ही रहा है, 1/2 आएगा। अब देखो ये एक इंटीजर आएगा, अब अगर तो ये इवन नंबर आ गया तब तो ये डिविजिबल बाय 2 होकर के अपन को इंटीजर दे देगा। लेकिन अगर मेरे लाल, मेरी बहना, अगर डिवाइड बाय 2, अगर ऑड डिवाइड बाय 2 आ गया फिर तो ये पॉइंट में आएगा, फिर तो डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब अपन लोग के बाय 2 पर श्योर नहीं है। अपन लोग किस पर श्योर हैं? अपन लोग श्योर हैं के पर, 7K पर और के क्यूब पर, यानी कि अपना जो सही आंसर आना चाहिए वो सी आना चाहिए। देखो भाई अगर कोई चीज के स्क्वायर से डिविजिबल है तो आपकी ही किताब में थ्योरम नंबर 1.3 पहले ही चैप्टर में इर्रेशनल प्रूफ वाले जो एक्सरसाइज है उससे जस्ट पहले दिया हुआ है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर से के स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो के भी डिवाइड होगा। अब अगर ये हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 7K भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
k का क्यूब भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो k क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से k स्क्वायर बाय p, और ये तो हो गई, ये तो यहीं पर लिखा है। इसमें देखो 7 को साइड कर दिया तो ये तो हो गई, लेकिन जो k बाय 2 p वाला आ रहा है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इंटीजर तो आ रहा है बट ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है। तो अगर इवन आएगा, इवन हुआ तब तो ठीक है, लेकिन ऑड हुआ तब तो खराब है। तो सारे केस में नहीं हो पा रहा, इसलिए हमने k बाय 2 को साइड कर दिया। सबको समझ में आ गया? अब एक और जंग भरा सवाल आने वाला है एवरीवन, जंग भरा सवाल आने वाला है। क्या इस जंग भरे सवाल के लिए अपन सब लोग तैयार हैं? क्या अपन सब लोगों का दिमाग खुला हुआ है क्या? चलिए अगला सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, जरा ध्यान से देखिएगा। वो कहते हैं रूट एन, रूट एन एक नेचुरल नंबर है और जहां पर n की वैल्यू 1 से बड़ी है। पहले ना क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, वो n नहीं बोल रहा कि n नेचुरल नंबर है, वो ये नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि रूट n जो है यही एक नेचुरल नंबर है, दिस इज नेचुरल नंबर। यानी कि रूट n में से जो भी निकल के आ रहा है सब कुछ नेचुरल नंबर ही आएगा। अब क्योंकि एक से बड़े नंबर आ रहे हैं तो इसके अंदर मैं एक तो रख नहीं सकता, यानी कि क्योंकि देखो अगर 1 रखता तो ही 1 आता, इसका मतलब इससे रूट n से 1 नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसमें 1 रख ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से तो बड़े नंबर रख सकता हूं। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसमें 2 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। क्या मैं इसमें 3 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। क्या मैं इसमें 5 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। मैं इसमें 4 रख सकता हूं, क्यों? क्योंकि यहां से इंटीजर निकलेगा 2। क्या मैं इसमें 9 रख सकता हूं? हाँ मैं रख सकता हूं, क्योंकि इससे इंटीजर निकलेगा 3। मुझे रूट n से ही जो वैल्यू आएगी वही नेचुरल नंबर मिल रही है। तो यानी कि n में कोई भी ऐसा नंबर नहीं रख सकता जिसका रूट डिफाइन ना हो। बात समझ में आई यहां तक की या नहीं आई? सबसे पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि हम रूट n की वैल्यू कभी भी अपन को पहली बात तो 1 नहीं मिल सकती, ठीक है जी। वो n की जगह पर मैं 2 नहीं लिख सकता, इसके अंदर ना मैं 2 नहीं लिख सकता, इसके अंदर मैं 3 नहीं लिख सकता, रूट के अंदर मैं इसके अंदर ना 5 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि उसने बोला रूट n जो है यही नेचुरल नंबर दे रहा है। हाँ 4 लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग एक डेफिनेशन आप लोगों को बतानी है मुझे, आपकी ही एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसी डेफिनेशन से है ये सवाल, इसी डेफिनेशन से ये सवाल बनाया गया है, जरा ध्यान से सुनना। वो बोलते हैं नोट में लिखा हुआ है, किताब में ही है आपकी, जहां पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम दे रखी है ना, वही वाली है। इन अर्लियर क्लासेस, जो आपने इससे पहले क्लासेस पढ़ी है, यू हैव सीन दैट एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये आपकी किताब का लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल भी आपकी किताब के लिखे हुए हैं। फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि उन्होंने बोला है कि आप किसी भी नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हो। जैसे 2 है तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 1, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इसे ऐसे लिख सकते हो। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2, ये तो है ही प्राइम नंबर का फैक्टर। 253 को क्या लिख सकते हो? 11 इंटू में 23 एंड सो ऑन। ये किताब का लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हर नंबर को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इस पर आओ दोबारा से क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ दीज कैन बी डेफिनेटली बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इनमें से कौन सा? क्या ये, इनमें से कौन सा, ये वाला या फिर ये वाला? कौन सा ऐसा है जो कि, कौन सा ऐसा है जिसको मैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकता हूं। एक बात देखना, रूट में अगर मैं 4 लगा रहा हूं तो देखो यहां से नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। जैसा इन्होंने कहा 2 को इन्होंने कहा, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 लिखा हुआ है, क्या इस 2, देखो रूट n, पहला वाला ऑप्शन देख रहा हूं मैं, पहला वाला ऑप्शन रूट n, इसके अंदर अगर मैंने 4 लिखा तो देखो आउटपुट में कितना आ रहा है? 2। नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे? खुद बताओ। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 2 इज इक्वल्स टू में 2 की पावर 1। इसको लिख सकता हूं 3 इज इक्वल्स टू में 3 की पावर 1। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू में 2। इसको लिख सकता हूं 5 इज इक्वल्स टू में 5 की पावर 1। इसको लिख सकता हूं 2 इंटू में 3। तो लिख पा रहा हूं ना, जो भी रूट n आ रहे हैं मेरे पास नेचुरल नंबर्स ही आ रहे हैं, और इनको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख पा रहा हूं। इसका मतलब पहला वाला तो किया जा सकता है। क्या बात समझ में आई सभी लोगों को? दोबारा सुन लो सब लोग मेरी बात, दोबारा सुन लो। रूट n जो है, दोबारा सुनना मेरी बात को, रूट n जो है, रूट n से ही नेचुरल नंबर निकल रहे हैं। तो क्या, और नेचुरल नंबर निकल रहे हैं, एक रख नहीं सकते, तो एक से बड़े ही नंबर आएंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। जब
इससे रूट एन से 2 3 4 आ रहे होंगे तो अंदर यहां पर एन की जगह पे 4 लिखा होगा, 9 लिखा होगा, यही सब तो लिखा होगा और क्या लिखा होगा, है ना। तो ये जो अंदर जो बाहर आउटकम आ रहा है, रूट एन का जो आउटकम आ रहा है 2 3 4, इसको प्राइम नंबर्स में लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, जैसा कि इन्होंने अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 को भी बोला है, 4 को ऐसे बोला है, 253 को ऐसे बोला है, मैंने ऐसे ही तो लिखा है। तो इसका मतलब रूट एन को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकता हूं, पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, अब एन की बात कर लेते हैं। अब एन की में तो मैं एन से 1 से बड़ा ही लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखना जरा मैं एन की जगह पे क्या क्या लिख सकता था। मैं देखो एन की जगह पे 1 नहीं लिख सकता था, मैं यहां पे बता रहा हूं एन की जगह पे मैं 1 नहीं लिख सकता था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2 नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैंने 2 लिख दिया तो यहां पे ये तो रूट 2 हो जाएगा, लेकिन ये तो आउटकम क्या दे रहा है, नेचुरल नंबर दे रहा है, तो यहां पर 2 लिख नहीं सकते। 3 भी लिख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर रूट में 3 लिख दिया वो भी इरेशनल हो जाता है, लेकिन चाहिए क्या, आउटकम क्या दे रहा है, नेचुरल नंबर। 4 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। 5 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता भाई, रूट के अंदर 5 नहीं लिख सकता, 6 नहीं लिख सकता, 7 नहीं लिख सकता, 8 नहीं लिख सकता, 9 लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब खुद सोचो, अब जो एन बच रहे हैं अपने पास, जो एन आ रहे हैं अपने पास, वो कौन कौन से एन आ रहे हैं? वो एन आ रहे हैं अपने पास 4 25 16, ठीक है, 9 36 49, ठीक है, 81 64, ऐसे आ रहे हैं। अब ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, अब देखना ये एन है अपने, ये एन क्या मैं प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल सर लिख सकते हो। कैसे लिख सकता हूं भाई? देखना, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2, इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4, इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इसको कैसे लिख सकता हूं 7 की पावर 2, इसको कैसे लिख सकता हूं 3 की पावर 4, इसको कैसे लिख सकता हूं 2 की पावर 5 पर, तो हाँ 2 की पावर 6। बताओ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? समझ में आई मेरी बात? अब रूट एन वाले देख लेना जरा भाई, रूट देखना, रूट से निकल करके तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब देखो 2 को तो लिख सकते हो, लेकिन अगर 3 को देखोगे, देखना 3 डिवाइड बाय 2, ये तो कितना आ रहा है 1.5। अब 1.5 तो देखो भाई, पहली बात तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, दूसरी बात इसे प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी ना लिख सकते हो, इसीलिए डिवाइड बाय 2 वाला ये वाला नहीं होगा, सिर्फ पहला और दूसरा होगा। पहला और दूसरा कौन सा है? बी, बस दैट्स इट। बस अभी इतना समझना, समझ ऐसे लेना, रूट एन की जो वैल्यू रखनी है वो सिर्फ नेचुरल नंबर, आउटकम जो आना है नेचुरल नंबर, इसलिए मैंने यहां पे देखो 2 3 4। अब 2 3 4 लाने के लिए एन पे क्या रखते? तो 4 9 16 25 ऐसे रखा। ऐसे रखने से पता चल गया एन की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, और यहां पर तो हमें बताया ही था उन्होंने कि नेचुरल नंबर आ रहा है, तो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये उन्होंने हमें बताया था, और क्योंकि ये आउटकम था इसलिए हमने यहां पर 4 9, क्योंकि रूट में जब 4 होगा तभी तो आउटकम में 2 आएगा, ठीक है। बस इस बात को आप सभी लोग समझ लीजिए। तो एक बार मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई बहन जल्दी से लिख दो, क्लियर। चलें भाई आगे। अगला एक बहुत ही प्यारा सा सवाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बड़े प्यार से हो जाएगा वो। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बस ध्यान से सुन लेना, समझ लेना पहले, ठीक है, सुन लेना पहले। कोई भी एकदम से भौचक्का होकर के तुरंत से टूट नहीं पड़ेगा, तुरंत से कोई नहीं टूट पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग मेरे समझदार सिपाही हो, समझदार सिपाही। सिर्फ ऐसे नहीं कि कोई भी आगा धुड़ 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 ए मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, ऐसे नहीं चाहिए। देखना है, गोली बर्बाद नहीं करनी है। सुनो, उन्होंने बोला कि HCF ऑफ K एंड 93 इज 31। सुनो एवरीवन, सबके सब सुनना, उनने बोला HCF ऑफ K एंड 93 31 है। एक बात बताओ मुझे जरा, एक बात बताओ मुझे जरा, अगर उन्होंने ये बात बोली तो इसका मतलब 93 जो है वो तो 3 इंटू में 31 है। अब K क्या रहा होगा? K के अंदर भी तो कहीं ना कहीं तो 31 रहा होगा। क्यों रहा होगा सर? मैं नहीं मानता रहा होगा, मैं बताता हूं ना यार कैसे। यार तू एक बात बता, HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखना दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 31 आ रहा है, तो ये बात तो पक्की है भाई, K के अंदर भी कहीं ना कहीं 31 रहा होगा, रहा होगा 31। समझ रहा है मेरी बात को? समझ रहा है? 31 कहीं ना कहीं रहा होगा, और क्योंकि इसके अंदर भी अब देखो 31 है, इसमें तो रहा ही होगा। ओ अब समझ गया मैं, यहां पे आपने तुरंत 31 कैसे लिख दिया। अच्छा तो सर ये क्या हो सकता था भाई? K जो है, अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। सर मैं तो 3 भी लिख सकता हूं। नहीं मत लिखना,
अगर 3 लिख दिया तो 31 इंटू में 3 वो भी 93 हो जाएगा, और 93 में फिर HCF क्या बचा, 93 का 93 आ जाएगा फिर तो, इसलिए 31 रहेगा ही नहीं, इसलिए हम 3 नहीं लिख सकते, 1 और 2 ही लिख सकते हैं बस। सबसे पहले बताओ क्या ये बात समझ में आई? इतनी जो मैंने सूरत समझाई वो समझ में आई या नहीं आई? एवरीवन समझ में आया या नहीं आया? यहां पर बताओ CLR हुआ या नहीं हुआ? मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे लड्डू गोपाल, जल्दी बताओ क्या ये CLR हुआ या नहीं हुआ? क्या बोला मैंने? K और 93, ठीक है। इसका HCF कितना है? 31। तो 93 में भी 31 आ रहा होगा, आ रहा है। अच्छा, K में भी 31 आ रहा होगा, लिख दिया। इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो सकता है? 1 और 2। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो 3 की मल्टीप्लाई 31 से करूंगा, 93 आ जाएगा, फिर तो दोनों में कॉमन 93 हो जाएगा, इसलिए 3 नहीं लिख सकते। यहां पर 3 नहीं लिख सकते। ओके सर, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं और 2 लिख सकता हूं। जी हाँ। अच्छा, एक बात बताना, जब 1 लिखूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1 लिखने से आएगा 31 और 2 लिखने से कितना आएगा? 62। ठीक है, अब चलो देखते हैं। K इज मल्टीपल ऑफ 31, जल्दी बताओ क्या K मल्टीपल ऑफ 31 है या नहीं है? यस नो? जल्दी जल्दी सारे लिखना, सारे लिखना। अब समझ में आ गया तुम लोगों को क्या K मल्टीपल ऑफ 31 है या नहीं है? देखो K क्या मल्टीपल ऑफ 31 है या नहीं है? यस सर है। अच्छा, जो K है क्या वो इवन नंबर हो सकता है? K इज एन इवन नंबर। देखना K ये है ना, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 31 आ रहा है और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 62 आ रहा है, ये K है। ये K ही तो है। क्या इवन नंबर हो सकता है K? अरे सर हो सकता है K इवन नंबर, यानी ये भी सही है। अच्छा ये देखो K इज एन ऑड नंबर, ये देखना यहां पर 31 आ रहा है K की जगह पर। अरे सर ये तो ऑड हो रहा है, 31 तो ऑड है, इसका मतलब ये ऑड भी हो सकता है, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 31 भी है, ये इवन भी हो सकता है, ये ऑड भी हो सकता है। अब बताओ K इज मल्टीपल ऑफ 93 है या नहीं है? K क्या मल्टीपल ऑफ 93 हो सकता है? सोचो 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 सोचो, नहीं हो सकता। क्यों सर? अरे भाई अगर वो K मल्टीपल ऑफ 31 है तो मल्टीपल ऑफ 93 कैसे हो जाएगा? पहले तो ये सोचो। और दूसरे नंबर पर अगर तुम्हें लगता है 93 होता तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 93 आता, HCF 93 आता, क्योंकि ये तो अपनी पीक पर है 93 पर, ये मल्टीपल ऑफ 93 हो जाता, यानी कि जैसे यहां पे हमने 31 लिखा है ना, यहां पे 93 आ जाता। ये सिर्फ तब हो सकता था जब दोनों का HCF 93 आता। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा एवरीवन? पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सवाल कैसे लग रहे हैं भाई लोग? सवाल कैसे लग रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में बता दो। यहां से अपन लोगों के जो MCQs हैं अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुके हैं। जी हाँ, ये जो ब्लू स्लाइड जहां तक रहेगी वहां तक अपने MCQ रहेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव में अपनी ग्रीन स्लाइड आ जाएगी, वहां पर अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। बट सब्जेक्टिव भी भाई फायर है, फ्लावर मत समझना उसको, वो भी फायर है, एक नंबर का फायर है भाई। चलो जी आ जाओ, पहला सवाल, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ P का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? जैसे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू में 2। जैसे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू में 3। जैसे 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 3 इंटू 3। 12 का क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू में 3। अच्छा, किसी को यह समझने में तो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर 2 इंटू 2 लिखा है, इसी वजह से यहां पर पावर ये आई है, 2 की पावर 2 आई है, क्योंकि इन दोनों की पावर ऐड हो गई है। ये तो सबको समझ में आता है, एक बार लिख दो, ये तो ईजी है सर, समझ में आता है ना सबको? ये उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि जो P है ना, जो P है मेरे लाला, वो अपना है 5 इंटू में 7 इंटू में T। ठीक है, अब वो आपसे ये बोल रहे हैं कि T जो है ना अपना, वो 2 और 3 बिल्कुल भी नहीं है, 2 और 3 बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने ये बोल दिया हमसे। मैंने कहा ठीक है भाई। वो बोल रहे हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बता दो मुझे, 42 और P का स्क्वायर है। देखो भाई, तो हम लोग जानते हैं P कितना दे रखा है अपन लोगों को, 5 इंटू 7 इंटू T, तो P का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर का मतलब क्या है? ये अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी दोनों साथ साथ आ गए। तो देखो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। 7 की पावर कितनी हो जाएगी भाई? 2। और T की पावर भी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, 42 को क्या लिख सकते हो? 42 एक्चुअल में क्या होता है? 7 इंटू में 6, 42 हो जाता है, लेकिन 6 को भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू 7। अब पूरा लिखते हैं,
2 इंटू 3 इंटू 7, और पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और पी की पावर 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन, मेरे लाला सुनो, 2 की पावर तो एक ही रहेगा, 3 की पावर भी एक ही रहेगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा, 7 की पावर देखना यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 3 और पी की पावर कितना हो जाएगा 2। ये आंसर, सॉरी टी है ना, सॉरी मैं यहाँ पर टी लिखना था, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आई कहानी या नहीं आई एवरीवन। अगला सवाल, अगला सवाल लपड़ झंडू सवाल, इतने चांटे मारो इसमें, इतने चांटे मारो इसमें कि लाल हो जाए इसकी, क्या वही लाल कर दो जल्दी से। क्या कहता है एम और एन ये दे रखा है, अब वो एचसीएफ पूछता है। अब एचसीएफ का यार मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, जो सब में आ रहे हो कॉमन विद लोएस्ट पावर। मैंने क्या बोला, एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, जो कॉमन हो और पावर क्या हो, पावर हो इसकी लोएस्ट। सर कैसे होगा जरा देखना जरा ध्यान से। कॉमन कॉमन कौन कौन से हैं, पी भी है इसमें, इनटू में क्यू भी है इसमें और आर भी है, दोनों में है लोएस्ट पावर। पी की लोएस्ट पावर क्या है 5 है, क्यू की लोएस्ट पावर क्या है 3 है, आर की लोएस्ट पावर कितनी है 1 है। बात समझ में आई या नहीं आई, तो निकल गया अपना एचसीएफ। कोई घबराहट कोई दिक्कत कुछ नहीं है। सर एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है ऑल वेराइटी। क्या होता है भाई मेरे, ऑल वेराइटी, सारी वेराइटी उठा लो विद हाईएस्ट पावर। किसके साथ भाई, हाईएस्ट पावर के साथ उठा लो। जरा ध्यान से सुनेंगे, ऑल वेराइटी, वेराइटी के नाम पर है क्या अपने पास भाई, पी है अपने पास, वेराइटी में क्यू है और आर है। हाईएस्ट पावर, पी की हाईएस्ट पावर कितनी है 7, क्यू की हाईएस्ट पावर कितनी है 5 और आर की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। बस बात खत्म हो गई, एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। बताओ अगला सवाल। ये सवाल बड़ा तगड़ा है, ये सवाल बड़ा तगड़ा। आप लोगों में से किसी ना कहीं ना कहीं, देखो मुझे लगता है ऐसा देखा भी होगा आप लोगों ने, कि जैसे अजय के पास एक बॉक्स है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और हाइट इतनी है। व्हाट इज द लेंथ, एक ऐसा लॉन्गेस्ट रूलर चाहिए हमको जो सबको, इसको भी पूरी तरीके से मेजर कर सके, इसको भी कर सके, इसको भी कर सके। सबसे पहली बात तो हमें दिमाग में क्लैरिटी चाहिए, समझ में आना चाहिए सवाल और सॉल्व करने के लिए इजी होना चाहिए सवाल। तो पहली बात तो पॉइंट दे रखा है यार, पॉइंट में भाई कौन सॉल्व करता है, पॉइंट में कौन देता है भाई, गंदे लोग हैं, पॉइंट में दे दिया यार। तो मीटर में दे रखा है, पॉइंट हटाने के लिए अपन लोग किस में कन्वर्ट कर लें भाई लोग, कमेंट सेक्शन में बताओ किस में कन्वर्ट कर लें अपन लोग। वेरी गुड, किस में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 2.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 1.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 320 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। अब मिल गए भाई सारे के सारे। अब देखो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, अगर आप लोगों को करना नहीं आता है मैं करना भी सिखा दूंगा अगर किसी को नहीं आता है। जैसे 320 है तो पहले 2 से करोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे यहाँ पर 80 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे यहाँ पर 40 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे यहाँ पर 20 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे, ओ भाई साहब कितनी बार करोगे 2 से, ये देखो आ गया 2 कितनी बार है 6 बार है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। 5 कितनी बार है 1 है। अब इसी तरीके से 240 का, इसी तरीके से 260 का करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ जाएंगे। अच्छा अब इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, सोचेंगे। अब जरा ध्यान से सुनो, सारे के सारे बच्चे जो भी कंफ्यूज होते हैं ना नंबर्स को देख करके, यार इसमें एलसीएम करना है, यार इसमें एचसीएफ करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बताता हूं कैसे करते हैं। जब कभी भी कोई भी कंफ्यूज हो तुम में से, तो सिर्फ एक काम करना, एक काम क्या करना है तुम लोगों को, तुम लोग ये सोचो क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी। मेजरमेंट का तो मतलब यही होगा ना कि इसको भी मेजर कर ले, इसको भी, यानी कि ये सब डिवाइड हो जाए उससे। तो ये सब बड़े हो गए उससे, तो आपको छोटा नंबर चाहिए होगा। जब कभी भी छोटा नंबर निकालने की बात आएगी मेरे लाल, तो हमेशा क्या करना है, जब कभी भी छोटा नंबर निकालने की बात आएगी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है आप लोगों का 2, जो कॉमन वाला देखो, कॉमन वाला अगर हम कॉमन वाला देखेंगे तो कॉमन क्या है, इसमें 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। 2 की लोएस्ट पावर कितनी आ रही है भाई 4 आ रही है, और 5 की लोएस्ट पावर कितनी आ रही है भाई 1 आ रही है। तो यानी कि 16 आ जाएगा ये, 5 आ जाएगा ये, यानी कि 80 सेंटीमीटर। और अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 डिवाइड बाय 100, इससे ये गया, यानी कि 0.8 मीटर हो जाएगा। बात आई समझ में या नहीं आई,
एक सैनी करके बच्चा, वो कह रहे हैं सर दोबारा बता दो। दोबारा बता देता हूं भाई, 3 डायमेंशन हैं, 320 सेंटीमीटर, 240, 160 मीटर में दे रखी है, मैंने सेंटीमीटर में कर दिया, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए। अब एक ऐसा स्केल चाहिए जो 320 को भी डिवाइड कर दे। अब देखो ऐसी चीज चाहिए तो जो 320 को भी डिवाइड कर दे, 240 को भी डिवाइड कर दे और 160 को भी डिवाइड कर दे। तो वो चीज जो है इन सबसे छोटी होनी चाहिए ना। जब कभी भी दिए हुए नंबरों से छोटा नंबर निकालना है तो हमेशा क्या निकालते हैं भाई, HCF निकालेंगे। तो इसीलिए मैंने HCF निकाला। HCF कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है। इन सब में कॉमन क्या है, 2 और 5। 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, 4। 5 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1। तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। मीटर में भी कन्वर्ट कर दिया, 0.8 मीटर। ठीक है, ये रहा स्कूल वाला सवाल। जरा ध्यान से सुनना, इस स्कूल वाले सवाल को पढ़ने से पहले ही तुमको कुछ चीजें ध्यान से समझनी पड़ेंगी। ये जो स्कूल वाला सवाल है तुम अपने हिसाब से समझो, ठीक है। मान लो तुम पढ़ते हो किसी A स्कूल में, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड पढ़ता है किसी B स्कूल में, और जिनसे तुम्हें बात करनी है वो पढ़ती है किसी C स्कूल में। अब तुम्हारे लिए तीनों स्कूल इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एक में तो तुम ही पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पर। मान लो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी क्लास में 5 बच्चे हैं। तुम्हारे दोस्त जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल में उसकी क्लास में 15 बच्चे हैं, और वो उनका ख्याल कैसे छोड़ दें, वो C स्कूल में पढ़ती हैं, ठीक है, और उनकी क्लास में 20 बच्चे हैं। अब तुम सब लोगों को एक जगह पे ले जाया गया, ठीक है, ले गए। उन्होंने बोला कि भाई तीनों स्कूल वालों में कट्टर दुश्मनी है। A वाले कहते हैं B और C को ना, B और C वाले तो पूरे BC हैं, इनसे तो बात ही नहीं करनी। B वाले आ गए, छी A वालों से बात नहीं करनी, अरे C वाला मिल गया यार, ही। अब देखते हैं C वालों की। A और B तो बिल्कुल, अब चल इनसे बात ही ना करूं, इतनी कट्टर दुश्मनी है तीनों के बीच में। अब इससे होता क्या है, अब इससे एक चीज समझ में आती है भाई। वो बोलते हैं, जहां पर वो जाते हैं एक जगह पे स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग लगी हुई है मेरी पिक्चर। अब वहां पर हुआ क्या है, स्क्रीनिंग में वो लोग पहुंचे, उन्होंने बोला कि भाई देखो स्क्रीनिंग कर लेंगे। A वाले ने बोला भाई हमारे वाले बच्चे तो जिस रूम में बैठेंगे सिर्फ हमारे वाले बच्चे ही बैठेंगे। इन्होंने भी बोला जिस रूम में बैठेंगे हम किसी और स्कूल के बच्चों के साथ नहीं बैठेंगे, हमारे ही रूम में बैठना है। हमारे रूम में अगर कोई भी बच्चा बैठा है तो वो उसमें B वाले बच्चे ही होंगे। ऐसे ही C वालों ने भी कहा। तो भाई ऐसा क्या करें हम, तो ऐसे अलग अलग, अब हम लोगों को यह पता करना है कि एक रूम के अंदर कितनी सीटिंग होगी। तो हम लोग देखो ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो इन सबको डिवाइड कर सके। जो इन सबको डिवाइड कर सके वो HCF ही हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, जैसे रूम 1 में 5 बच्चे बैठ गए, 5 निकाला हम लोगों ने। HCF इनका कितना आएगा, 5 ही आएगा, 5 का 15 का और 20 का। तो रूम 1 में कितना हो गया, 5 बच्चे। रूम 2 में देखो B वाले के बच्चे ही हैं, सारे के सारे 5 हैं। रूम 3 में भी B वाले के 5 बच्चे, रूम 4 में भी B वाले के 5 बच्चे, रूम 5 में C वाले के 5, रूम 6 में C वाले के 5, रूम 7 में C वाले के 5, रूम 8 में C वाले के 5। देखो ये A वाले के, B वाले के, C वाले के, सब अलग अलग हैं, कोई साथ में नहीं है। यही बात देखो इसमें बोली गई है। CAV स्कूल है, 78 स्टूडेंट है यहाँ पर। बाल विद्या स्कूल है, 117 बच्चे हैं इसमें। बॉम्बे पब्लिक स्कूल है, 130 बच्चे हैं। ये है मेन बात जो यहाँ पे लिखी है, जिसको आप अक्सर छोड़ देते हो, वही है मेन बात। क्या बात हुई, ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग मल्टीपल रूम्स में स्क्रीनिंग हो रही है, used to simultaneously and each room can accommodate an equal number, मतलब कि सारे रूम्स में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही बैठने चाहिए। ये बात बोल रहे हैं देखो यहां पर। तो हमने बैठाए देखो सारे के सारे इक्वल। कैसे बैठा पाए हमने HCF निकाला था इसलिए बैठा पाए हम, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर रूम बिलोंग टू द सेम स्कूल। देखो हर रूम के अंदर जो बच्चे बैठे होंगे वो सेम स्कूल वाले बैठे होने चाहिए। देख लो आप, इसके अंदर सिर्फ A वाले हैं, इन तीनों में सिर्फ B वाले बैठे हैं, इन तीनों में सिर्फ C वाले बैठे हैं, ठीक है। मैं यहां पर ना थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं, द सेम स्कूल। अब एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, अब एप्रिसिएशन भी मिलेगा, तुम लोगों को लेकर के आए हैं, बैठा रखा है वहां पर। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रोवाइडेड एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स टू ईच स्कूल। सुनो, अब उन्होंने बोला कि इक्वल नंबर, मतलब कि A वालों को, B वालों को और C वालों को, यानी कि CAV, BVB यानी कि बाल विद्या और बॉम्बे स्कूल, इन सबको इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट दे दो। इक्वल नंबर मतलब कि अगर X इसको मिली तो इसको भी X मिले, इसको भी X मिले।
इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स देनी है इन्हें, ठीक है, तुम लोगों को अब चॉकलेट मिलेगी। व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन, अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा चॉकलेट्स का तो हर बच्चे को इक्वल मिलनी चाहिए। देखो यार, जब उन्होंने बोला ना सबको इक्वल इक्वल मिले, तो कैसे मिलेगी इक्वल? एलसीएम, मतलब ऐसा नंबर चाहिए होगा जो बटे तो सब में इक्वल इक्वल आ जाए, मतलब ऐसा नंबर जो 78 से भी डिवाइड हो जाए, सब में इक्वल आ जाएगा ना, सबसे डिवाइड हो रहा होगा वो, क्योंकि इक्वली बांटना है ना। 78 से भी डिवाइड होगा, 117 से भी होगा, 130 से भी होगा। जब बड़ा नंबर निकालते हैं तो एलसीएम निकालते हैं। जरा देख लो, अब आ जाओ। पहली चीज, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन 78 का भी, 117 का भी, 130 का भी कर दिया है। सवालों पे आते हैं। पहला सवाल, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी सिटेड इन वन रूम। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। अभी अभी अपन लोगों ने पढ़ा था, क्या निकालना है भाई? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? 78 का है, 117 है, 130 है। एचसीएफ क्या होता है भाई लोग? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है जो कॉमन है। कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ 13 है। कॉमन सिर्फ कितना आ रहा है भाई? 13 आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। तो यानी कि हर रूम में कितना बच्चा बैठेगा? मतलब कि रूम नंबर 1 में देखना जरा, रूम नंबर 1 में 13, रूम नंबर 2 में 13, रूम नंबर 3 में 13, रूम नंबर 4 में 13, रूम नंबर 5 में 13, रूम नंबर 6 में 13। ये देख लो, ये सारे के सारे सीएवी स्कूल वाले हैं। हर रूम में 13 बच्चे बैठा दिए। अब रूम नंबर 7 में फिर से 13 करके कितने? रूम नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहां से लेकर के 15 तक हर रूम में कितने बच्चे बैठेंगे? 13। ये कौन से वाले स्कूल वाले हैं? बाल विद्या वाले। ये कौन से स्कूल वाले हैं? सीएवी वाले। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? वेरी गुड भाई। एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार अपने लिए ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, तुम लोग समझ पा रहे हो भाई, और मैं समझा पा रहा हूं, ठीक है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया बात है भाई, आप लोगों को समझ में आई है। इसके बाद अब मुझे बताओ टोटल रूम कितने चाहिए? टोटल रूम कितने चाहिए? देखो 78 को अगर तुम 13 से डिवाइड करोगे तो इनको कितने रूम चाहिए होंगे? 6। अगर तुम 117 को 13 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 9। इसको कितने रूम चाहिए? 9। तो टोटल कितने रूम चाहिए भाई? सब लोग बताओ, मजा बांध दो, करके दिखा दो, बताओ जरा सबके सब। मजा आना चाहिए भाई, लगना चाहिए कि बैठ करके भाई पढ़ रहा हूं, वो कॉन्फिडेंस जागना चाहिए सबके अंदर अब। और लिख करके दिखाओ, यहां पर मैं नहीं बताऊंगा इसको, लिख करके तुम दिखाओगे और बताओगे कि सर मैं भी पढ़ने आया हूं और मैं भी आंसर निकाल सकता हूं। बताओ जरा। क्लास जल्दी खत्म होगी, बस 2-3 सवाल और बचे हैं, जल्दी खत्म होगी। वेरी गुड भाई, तालियां हो जाएं भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा बांध दिया भाई तुम लोगों ने, बहुत सही यार। तो अगला वाला कितना हो जाएगा? देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अगर तुम एचसीएफ निकालोगे, ये कितना था? 13 था, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ गया? 6। ये कितना? 13 था तो 9 आ गया। ये कितना? 13 है तो कितना आ गया? 10 आ गया। 10 9 कितना हो जाएगा? 19। 19 से कितना हो जाएगा? 25। तो यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? 25। बहुत ही बढ़िया भाई, मजा बांध दिया। हर एक लगा रहा है, लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना, लग रहा है कि कुछ कर रहे हैं भाई, यही चाहिए। चलिए अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट प्रोवाइड टू ईच स्कूल? हर स्कूल में बांटना है, तो इक्वली बटेगा। तो इक्वली तभी बढ़ सकता है जब 78 से भी डिवाइड हो रहा हो, वो 117 से भी डिवाइड हो रहा हो, 130 से भी हो रहा हो, तो एलसीएम निकालेंगे भाई। अब एलसीएम कैसे निकलते हैं? तो ऑल वैरायटी लिखो, 2 भी आता है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 5 की हाईएस्ट पावर 1। ये कितनी है? 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो 10 इंटू में 9 इंटू में कितना आ जाएगा? 13। ये दोनों कितना आ जाएगा? 170, 117, जीरो ये वाला लगा दो। तो यानी कि हर स्कूल वाले को कितनी चॉकलेट दी गई हैं? 1170। अब 1170 जब चॉकलेट दे दी गई, यानी कि सीएवी को भी मिली, सीए को भी क्या मिली? 1170। अब वो क्या कर देगा? वो 78 से डिवाइड कर देगा और हर एक स्टूडेंट को उतनी उतनी बांट देगा। फिर क्या करेगा? बाल विद्या वाला क्या करेगा? बाल विद्या वाला भी 1170 को डिवाइड कर देगा इससे, तो कितनी हर एक बच्चे को कितनी मिल गई? 10-10 मिल गई। फिर अपना ये जो दूसरा वाला था, जो अपना बॉम्बे वाला था, वो क्या करेगा? इसको डिवाइड कर देगा 130 से, वो सबको बांट देगा, फिर उसके बाद वहाँ से भी मिल जाएगा। ये मेरे ख्याल से 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा।
वो हर एक स्टूडेंट को 9 बांट देंगे। समझ में आ गया? पूरा गेम समझ में आ गया या नहीं आ गया ये बताओ। कितने चिंदी हम कब हो गए, जरा देखिएगा कौन सा वाला सही है। रियल नंबर इर्रेशनल अलग है और रैशनल वाले अलग है। यहां पर देखो वो बोल रहे हैं ये इर्रेशनल है और इर्रेशनल के अंदर ही ये रैशनल है, फिर रैशनल के अंदर ये इंटीजर है, इसके अंदर ये होल है, मतलब सब बड़ा वाला क्या है इर्रेशनल, उसके अंदर ही रैशनल आ गया। क्या ऐसा होता है कभी? कौन सा वाला सही है ये बताओ भाई। देखो जब कभी भी तुमको जैसे कोई भी नंबर दिए हुए हैं x, y और z, कभी भी तुमसे बोला जाए कि जब जो कोई भी नंबर पता करना है वो अगर इन सबसे बड़ा तुम्हें कुछ भी पता करना है तो हमेशा हमेशा जिंदगी में कोई भी कुछ भी कह ले एलसीएम ही निकलेगा, और कोई ऐसा नंबर जो इन सबसे छोटा हो, जो छोटा निकालना हो, वो हमेशा एचसीएफ ही निकलेगा। बस सिंपल ये है। कभी भी बोल रखा हो कि जैसे कोई मैं बोल दूं कि एक नंबर है जो कि कैपिटल ए है, वो x से भी डिवाइड हो रहा है, y से भी डिवाइड हो रहा है, और सॉरी वो y से भी डिवाइड हो रहा है, वो z से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो इन सबसे बड़ा है ना, बड़ा है, तो इसका मतलब ये कैसे निकलेगा, एलसीएम से निकलेगा। और एक ऐसा नंबर जो x को भी डिवाइड कर रहा है, जो y को भी डिवाइड कर रहा है, जो z को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये छोटा है ना इन सबसे, यानी कि ये कैसे निकलेगा, ये एचसीएफ से निकलेगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो भाई पहला वाला जो सही है वो पहला वाला है, ये वाला गलत है पूरी तरीके से। जो भी दूसरा वाला बोल रहे हैं वो गलत है, ये गलत है, ये सही है। देखो कितने सारे स्टूडेंट 1 और 2 में किस तरीके से कंफ्यूज हैं। देखो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो तुम इस चीज को समझो ना। उसने ये बोल दिया कि ये सब कुछ देखो, ये सब कुछ ना इर्रेशनल है, और इर्रेशनल के अंदर ना थोड़े से नंबर हटा दो। ये देखो इस पूरे को इर्रेशनल बोला है, तो इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि देखो यहां पर भी इर्रेशनल होगा, वो ये कहना चाह रहा है ये पूरा इर्रेशनल है, इसके अंदर ये छोटा सा जो है वो रैशनल भी है, छोटा सा जो ये भी है। लेकिन देखो यहां पर वो बोल रहा है कि ये पूरा रियल नंबर है। इर्रेशनल पूरी तरीके से अलग होते हैं रैशनल से। रैशनल और इर्रेशनल में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसलिए इधर अलग है इधर अलग है। समझे बात या नहीं समझे? समझे बात या नहीं समझे? ओके किड, एक बार समझा देता हूं किड, समझा देता हूं। देखो भाई एक बच्चा बोल रहा है कि ये वाला समझा दो। तो देखो भाई जब सब में इक्वली बांटना था, एक बार देख लो यार, यहां पर उन्होंने बोला इतने इतने स्टूडेंट थे हर एक स्कूल में, अब हमको ना सबको अलग अलग वो स्क्रीनिंग के लिए अलग अलग रूम में बैठाना था, तो इक्वल नंबर बैठाने थे। तो इनमें से इक्वल नंबर बांटने के लिए एक ऐसा मतलब इनको डिवाइड हो ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी करे डिवाइड, इसको भी डिवाइड करे, तो एचसीएफ चाहिए होगा। इसलिए अपन लोगों ने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। फिर अलग अलग रूम में बैठा दिए। अब कितने रूम लगे, तो 78 को जो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकले थे जो एचसीएफ आया था उससे डिवाइड करा, यानी 6 रूम लगेंगे 78 स्टूडेंट को बैठाने के लिए। 117 को बैठाने के लिए 9 रूम लगेंगे, 130 को बैठाने के लिए 10 रूम लगेंगे। इन रूम्स को जोड़ दिया तो 25 आ गया। अब सब में इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट बांटनी थी, तो कैसे बंटता, तो एक बड़ा नंबर चाहिए था जो सब में सबके लिए इक्वल हो, तो एलसीएम निकाल लिया। ठीक है किड, चलें भाई अगला सवाल आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जरा इस वाले सवाल को कर लो। आखिरी चैलेंजिंग सवाल है ये इस चैप्टर का। सुनो, ग्रो मोर प्लांटेशन हैव 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, यहां पर ना 2 रेक्टेंगुलर शीट है, 2 रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, एक ये है एक ये है। एक ग्राउंड के अंदर 84 ट्रीज हैं और एक ग्राउंड के अंदर 231 ट्रीज हैं। ठीक है सर, विड्थ दोनों की सेम है। देखो मैंने यहां पर विड्थ दोनों की सेम ली है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इसमें 84 है, इसमें 231 है। इन बोथ फील्ड्स ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द सेम नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज सेम रहेगी। सर ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का क्या चक्कर है, और हम इसको डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जैसे मान लो मेरे पास 15 लिखा है और मैं आपसे बोलूं एक जगह पे मेरे पास 21 लिखा है, 15 भी लिखा है 21 भी लिखा है, मैं बोलूं इन दोनों में रो जो है वो बिल्कुल सेम है, 3-3 रो हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे? सर कैसे, समझ नहीं आया। देखो मैं अगर बोलता हूं 15, तो देखो 3 रो अगर मैं बना रहा हूं तो कॉलम कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। स्टूडेंट कह दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। वैसे ही अगर तुम 21 में करोगे, अगर 3 रो करोगे तो कॉलम कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे।
बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि रो और कॉलम कैसी चीजें हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर आ जाते हैं। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? अब मुझसे वो ये कहते हैं, अब तुम सुनना, देखो देखो, सुनो सुनो, बड़ी कमाल की बात है, बड़ी कमाल की बात है, सुनो सुनो। नंबर ऑफ उन्होंने बोला 84 और 231, उन्होंने बोला कि इन दोनों में नंबर ऑफ रो सेम है, तो यानी कि जो भी इसके नंबर ऑफ रोज होंगे वो इसको डिवाइड कर पाएंगे, जो भी इसके नंबर ऑफ रोज होंगे वो भी इसको डिवाइड कर पाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे एक मिनट जरा देखना, 84 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम होगा, ये भी कितना होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम होगा। रो दोनों में सेम है तो मैं आर आर रख देता हूं, कॉलम दोनों में अलग अलग है तो 1 और 2 कर देता हूं। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, तो इसका मतलब 84 को आर डिवाइड करेगा और 231 को भी आर डिवाइड कर सकता है। तो क्या निकालोगे इसमें, एलसीएम निकालोगे या एचसीएफ निकालोगे? बता दो भाई, क्या निकालोगे इसमें? ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई कि अपन लोग यहां पर एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि आर जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, इसको भी और इसको भी। ओके सर, मजा बांध दिया आपने। तो इसका मतलब अपन लोग लिख सकते हैं यहां पर, देखिएगा 84 का ये आ रहा है, 231 का ये आ रहा है, नंबर ऑफ रोज जो है वो दोनों के सेम है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों में कॉमन क्या है भाई, कॉमन आ रहा है 3 और 7, लोएस्ट पावर देख लो, 3 और 7 की दोनों की एक एक ही है, यानी कितना आ रहा है 21। ओके सर, मजा मान दिया आपने। तो यानी कि एचसीएफ कितना निकल गया भाई, 21। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो कितना आ गया, नंबर ऑफ रोज निकल गए अपने पास, नंबर ऑफ रोज। बोलो भाई, नंबर ऑफ रोज निकल गए कि नहीं निकल गए? निकल गए सर, नंबर ऑफ रोज। अब मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ कॉलम। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं नहीं बताऊंगा भाई, मैंने तुमको पहले ही बता दिया, फंडा समझा दिया, फंडा समझा दिया मैंने अब तुमको, अब तुम बताओगे। चलो भाई, चलो 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 चलो, सारे के सारे मेरे सारे के सारे सैनिक जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से बताएंगे मुझे कि क्या आंसर आ रहा है। जल्दी बता दो, नंबर ऑफ कॉलम इसके, नंबर ऑफ कॉलम इसके, बताओ भाई, छोटे वाले के और बड़े वाले, छोटी वाली फील्ड में और बड़ी वाली फील्ड में। यहां पर देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं भाई, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ कॉलम बता दो, मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छोटे वाले के कितने आ रहे हैं, वेरी गुड, छोटे वाले के आ रहे हैं 4 और बड़े वाले के आ रहे हैं कितने, 11। कैसे पता चला सर, ये 11 कैसे निकले, जब 231 को मैंने डिवाइड कर दिया 21 से तो कितना आ गया, 11 आ गया। ये 4 कैसे आया सर, जब 81 को मैंने डिवाइड कर दिया 21 से, तो 84 को, सॉरी 84 को मैं डिवाइड कर दिया 21 से तो आ गया। चलो अब जरा देखो, एक सवाल और है, जो भी उन्होंने पूछा अब दोनों के आंसर निकाल दिए अपन लोगों ने। अगला सवाल, एम और एन आप लोगों को दे रखा है, यहां पर एलसीएम भी पूछ लिया है, यहां पर एचसीएफ भी पूछ लिया है, जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। चलिए तो यहां पर देखते हैं किस तरीके से आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। और हां, जिसने भी लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक करो। एचसीएफ और एलसीएम कैसे करना है, इजी है, लेकिन अब तो यार देखो, एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है, सारी वैरायटी क्या है भाई, पी भी है, क्यू भी है और आर भी है। तो भाई पी कितने, पी की हाईएस्ट पावर, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, सारी वैरायटी लिखो, हाईएस्ट पावर लिखो, तो 3 आ गया। क्यू में क्यू की पावर कितनी आ जाएगी, 3, आर की पावर कितनी आ जाएगी, 1। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन, कॉमन क्या है भाई, पी और क्यू है बस। लोएस्ट पावर, पी की लोएस्ट पावर कितनी है, 2, क्यू की लोएस्ट पावर कितनी है, 2। बात खत्म हो गई, समझ गए भाई लोग, सब लोग समझ गए, नहीं समझ गए? ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे पूछ रहा है कि ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91 एंड एचसीएफ इज 13। तो पेयर बताने इसमें, पेयर कैसे बताओगे भाई, पेयर पेयर बताने, पेयरिंग मतलब कि जिनका सम आ रहा हो 91 और एचसीएफ आ रहा हो 13, यानी कि दोनों मल्टीपल ऑफ 13 होंगे। मल्टीपल ऑफ 13 क्या होते हैं, 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, ये होते हैं। अब एक बात बताओ, ऐसे नंबर जोड़ने जिनका सम जो है वो 91 आ रहा हो, तो आप लोग मुझे ऐसे पेयर बताओगे जरा कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट सेक्शन में पेयर देखना चाहता हूं, एक बार कमेंट सेक्शन में पेयर देखना चाहता हूं एक बार, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, पेयरिंग 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 भाई, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग बताने लग गए हैं, कुछ लोग बताने लग गए हैं, जैसे कि 13 और 78, 78 और 13 ये होगा, बिल्कुल सही है। और क्या हो सकता है भाई लोग,
39 और 52, 26 एंड 65, 3 पेयरिंग हो गई या नहीं हो गई? 3 जोड़े निकले हैं भाई। इस कार्यक्रम से कितने जोड़े निकले हैं? 3 जोड़े। वेरी गुड। 65 एंड 26 सारे के सारे लिखो ना यार, सब क्यों नहीं लिख रहे इसको? सब लिखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला आखिरी है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इटसेल्फ। भाई जैसे एक पी है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है? एक तो पी रहता है अगर प्राइम नंबर में पूछूं तो। हाउ मेनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स डज एग्जिस्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर? भाई सिंपल सी बात है, देखो जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा? 9। तो क्या हो जाएगा? एक तो 3 रहेगा और 9 खुद रहेगा। जैसे मान लो 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो तो 25 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या रहेंगे? 5 रहेगा और कितना रहेगा? 25 रहेगा। अगर कोई आपसे सिर्फ फैक्टर पूछ ले तो फैक्टर में तो आप बोलोगे कितना है? 1। जैसे यहां पर देखो, इसको बता देता हूं, अगर तुम इसमें पूछो तो 1 रहेगा, पी रहेगा और पी स्क्वायर रहेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ प्राइम पूछो, बोले प्राइम फैक्टर डज स्क्वायर, ये देख लो, ये तीनों के तीनों आ जाएंगे, 1 पी और पी स्क्वायर। एक जरूरी बात है, आप सभी लोगों को हमारी ये जो ऐप है वो मिलेगी एंड्रॉयड फोन में, मिलेगी आप लोगों को। ये ऐप का, मैं अगर हमारी टीम इसे देख रही है सेशन को, तो ऐप का लिंक आप कमेंट सेक्शन में लगा दीजिए। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं, हमारी ऐप जो है आपको मिलेगी गूगल प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर से होगा क्या, मतलब मैं क्यों डाउनलोड करूं इस ऐप को, मैं आप लोगों को इसका रीजन बता देता हूं थोड़ा सा। इसका रीजन कुछ ऐसा है, जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस कम है, जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी थी, उनके लिए मैंने इसके अंदर वॉरियर सीरीज डाली है। पीडीएफ भी मिलेगी हर एक वीडियो की और वीडियो भी मिलेगी। को भी प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं मिल रहे थे, वो भी मैंने यहां पर डाले हुए हैं। जब आप लोग एक बार ऐप को डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। ये सब बिल्कुल फ्री है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात के लिए भी परेशान हैं जिनको सैंपल पेपर नहीं मिल रहे हैं, बेस्ट नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं। बेस्ट मतलब, बेस्ट का मतलब है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ऐसी चीजें जिसको पढ़ने के बाद कुछ और करना ही ना पड़े। तो मैं बताता हूं, मैंने आप लोगों के लिए एक चीज बनाई है, उतनी ही मेहनत करके देख लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए एक चीज बनाई है जो कि आपको ऐप के अंदर टारगेट 2026 बोर्ड में मिल जाएगा। 2 चीजें बनाई हैं मैंने। एक बनाया बोर्ड बूस्टर पेपर। ये पेपर ऐसे बनाए हैं मैंने, बेसिक मैथ का भी है, स्टैंडर्ड मैथ का भी है, साइंस का भी पेपर इसके अंदर है। ठीक है, मैंने ये बनाया हुआ है। इसके अंदर आप लोगों को टॉपर्स के द्वारा लिखा हुआ हैंड सोल्यूशन मिलेगा। सबसे जरूरी चीज, टॉपर्स ने वो हैंड सोल्यूशन लिखा है ताकि प्रेजेंटेशन, और वो क्यों लिखवाया है मैंने, ताकि वो प्रेजेंटेशन में आपको दिक्कत ही ना हो, आप बस देखो और समझ जाओ कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जो सैंपल पेपर है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे लिखना है, अब बस तैयार हूं बोर्ड के लिए, बात खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे लिखना है, और बोर्ड एक्सपर्ट से चेक भी करवाया तो तुम्हें पता चल जाएगा चेकिंग भी कैसे होती है, लिखने का तरीका क्या होता है, रफ वर्क कहां करना होता है, सब कुछ तुम्हें इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही मैंने इसमें दिया है एक साइंस का हैंड रिटन नोट्स। मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं एक बार इसको जरूर देखिएगा। अगर आपका मन करे तो खरीदिएगा, मन नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई मतलब कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों को अच्छा मजा आया होगा। लव यू ऑल। और मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ाने में, आप लोगों के साथ बात करने में, आप लोगों को मोटिवेट करने में हो, चाहे आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो कि मैं लाइव सेशन ले पाऊँ, तो एवरीथिंग सब कुछ मज़ेदार है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर मुझे सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो तारीफ़ लिख करके जाना, तारीफ़ देखता हूँ तो अच्छा लगता है, मोटिवेट हो जाता हूँ मैं। मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।